A very warm welcome to Intellectual Indians, India's intellectual interviews. I'm your host, Sankalp Maheshwari. और I'm so excited, आज जो हमारे बीच में distinguished guest आ रहे हैं, वो एक legal luminary हैं. 32 years का wide experience उनके पास है as judge, और आज वो मध्य प्रदेश Human Rights Commission के chairperson है. इतनी vast knowledge, fundamental rights पे बात होने वाली है, legal aspects पे बात होने वाली है. हम बहुत सारे इंडाइसेस भी डिस्कस करने वाले हैं विद ऑनरेबल श्री मनोहर ममतानी सर. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नॉलेज, इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद संकल्प. वेलकम टू इंटेलेक्चुअल इंडियंस. थैंक यू सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल इंडियंस के शो पे ऑनरेबल श्री मनोहर ममतानी सर मेरे सामने बैठे हुए हैं. ऐसा अब विश्वास न करने की कोई बात है नहीं क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो इंडियंस का जो ये सेटअप है जी, ये एक ऐसा शख्स कर रहा है, संकल्प महेश्वरी जी, जिसने मेरे साथ जुडिशरी में एज ए कोर्ट मैनेजर काम किया है सर. और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है. जी, तो मुझे तो गर्व है कि मैं ऐसे प्रोग्राम में आकर उसके साथ मिलकर ये इंटरेक्शन और ये इंटरव्यू का काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच सर. सर एक्चुअली ये सेशन सही में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पॉडकास्ट में बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, क्योंकि सर जो आपका एक्सपीरियंस है, जुडिशरी का एक्सपीरियंस, और आप अभी जब ह्यूमन राइट्स में आप एज अ चेयरपर्सन वर्क कर रहे हैं, तो ये जो व्यूअर्स को इसका नॉलेज और विजडम जो मिलने वाला है सर, उसका लेवल ही अलग होने वाला है. इसलिए ये इंटेलेक्चुअल इंडियन सही में आज साकार होने वाला है. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जुडिशरी में चाहे मैंने जितना काम किया और अब ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो भी काम कर रहा हूँ मैं कमीशन में, जी, पर्पस सबका एक ही है, राइट, कि लोगों को न्याय मिले. ट्रू. लोगों को न्याय कैसा मिले? जो उसको संतुष्ट करे, उसे लगे कि वाकई मुझे रिलीफ मिला है. जी, तो ये सब काम जब भी करो, जहां भी करो, हर एक की जिम्मेदारी होती है और मुझे तो खुद आगे बढ़ के काम मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ. मुझे इस पर गर्व भी है. राइट सर. सर बेसिक एजुकेशन में स्टार्ट करता हूँ. अगर बेसिक एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई, और फिर सर ये लॉ फील्ड, मतलब लॉ में आप कैसे आए, वो इम्पोर्टेंट है सर पूछना. बेसिक एजुकेशन मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर राजस्थान को. ओके. मेरी एजुकेशन सारी जयपुर में हुई. मैंने लॉ वहीं किया, देन डिप्लोमा इन लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट भी मैंने वहीं किया. जी. उसके बाद मैं वहीं प्रैक्टिस कर रहा था. एक बहुत ही रिनोड लॉ फर्म है कास्लीवाल एंड एसोसिएट्स, आज भी राजस्थान में बड़े टॉप मोस्ट 10 में आती होगी वो अभी भी. जी. बहुत अच्छी फर्म है. जी. उस समय तो ये फर्म नहीं थी. उस समय बाबू रामचंद्र जी कास्लीवाल जो इनके फाउंडर थे, वो थे, उनके साथ में था. आज वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनके सुपुत्र हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, सुधांशु कास्लीवाल जी. उनके साथ मैंने काम किया, काफी सीखा, और उनके साथ जो काम करने का जो देखा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई मुझे जुडिशरी में ट्राई करना चाहिए. पर उस समय जब मैंने ये लॉ किया था और ये सब बातें की थी, तो उस समय आरजेएस जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज थी, उसकी वैकेंसीज काफी समय से 2-3 साल से नहीं आ रही थी. और मुझे उस समय ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जैसे ही मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई, तो मेरा ननिहाल इंदौर में ही है. ओके. तो मेरे मामा जी ने कहा कि बेटा तू वहां रहे चाहे यहाँ रहे, बात तो एक ही है, हम भी तेरे ही पेरेंट्स हैं, तू यहाँ ट्राई करो. और शायद डेस्टिनी मेरी शायद ऐसी लिखी थी कि उनके थ्रू मुझे ये कहा गया कि आप मध्य प्रदेश में आइए. और मैंने जब वो एग्जाम दिया तो मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ 85 बैच में, और तब से मैंने फिर यहाँ जुडिशरी ज्वाइन की. मैंने इसकी प्रिपरेशन बड़ी अलग से कोई कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी थी मेरी. और मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था सिविल मैटर्स में. अच्छा. तो जब सिविल में जो प्रैक्टिस की जाती है, बड़ी मेहनत वाली प्रैक्टिस होती है. और कहा जाता है कि सिविल में अगर किसी ने 4-5 साल तक बड़े सीरियसली प्रैक्टिस कर ली, तो लाइफ लॉन्ग उसे क्रिमिनल में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, सिविल का काम भी बहुत बढ़िया चलेगा. राइट. तो सर कितने टाइम की आपकी प्रैक्टिस रही? मैंने करीब 3 साल की प्रैक्टिस की उसमें, 3 साल तक. और उसके बाद मैं यहाँ आया जुडिशरी में. मतलब उस टाइम पे 1985 से लेके सर आपका टेन्योर जुडिशरी का 32 इयर्स का, मतलब इट्स अ लॉन्ग टेन्योर सर. अगर मैं देखूं आपने जुडिशरी में जो सर्व किया है, तो मैं थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जुडिशरी में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. एज अ ट्रेनी जज मैजिस्ट्रेट ज्वाइन करते हैं, और फिर क्लास 2 मैजिस्ट्रेट, फिर क्लास 1 मैजिस्ट्रेट रहते हैं, जिसे हम जुडिशरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं सर. आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं थोड़ा अगर कहीं रॉन्ग जा रहा हूं तो. फिर एसीजेएम प्रमोट होते हैं, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हैं, जो कि मैजिस्ट्रेट में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी रहती है उनके पास, प्लस वो लीगल मैटर्स भी सारे देखते हैं एज ए जुडिशियल बोर्ड मेंबर. फिर वो प्रमोट होकर एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में स्पेशल जज बनते हैं, और फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहते हैं. सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में रहे?
मैं जब सिविल जज बना स्टार्टिंग में 85 बैच का था, तो शुरुआत में मेरी पोस्टिंग हुई थी मंदसौर। ओके। और ये भी मेरी एक डेस्टिनी है। देखिए कैसे अपनी डेस्टिनी आपको कहां से कहां ले जाती है, कि मैं वहां बैठ के आरजेएस की सोच रहा था, और मुझे मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में आने का मौका मिला। ओके। और उसके बाद पोस्टिंग मेरी पहली कहाँ हुई, मंदसौर, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मैं देखने लगा मैप में कि भाई ये मंदसौर है कहाँ। राइट। तो फिर जब मुझे पता लगा, तो इसके पीछे का राज है वो कि मेरी मंदसौर पोस्टिंग क्यों हुई जी। मंदसौर की पोस्टिंग के दौरान ही मेरी मैरिज भी वही हुई। तो शायद वो जो डेस्टिनी थी मुझे कहाँ से लेके मंदसौर लेके आई, और मेरी मैरिज भी वहीं हुई। मेरे इन-लॉज मंदसौर को बिलोंग करते। ओके ओके सर। तो वहां सिविल जज क्लास 2 जब बन के गया मैं, उसके बाद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी रहा मैं। लगातार मैं 5 साल तक 6 साल तक वही था, महानारायण। अच्छा। देन प्रमोट होके क्लास 1 बाहर गया। और वो भी करीब 6-7 महीने सबलगढ़ रहा, और फिर मैं भोपाल आ गया। भोपाल गैस विक्टिम्स के जो ट्रिब्यूनल्स बने थे, उनमें एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं वहां आया। ओके। तो एज डेपुटेशन पे मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर वहां 4 साल तक रहा। और उस दौरान मुझे सीजीएम का प्रमोशन भी ड्यू हो गया था, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम सीजीएम नहीं रहा। वहां से जब सीजीएम के लिए मेरी पोस्टिंग हुई शाहजहांपुर में, तो मैं केवल 1 साल शाहजहांपुर में सीजीएम रहा। और उसके बाद प्रमोट होकर सीधा डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल, जिसे आपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कहा, उसे आजकल डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल कहते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल पे मैं शाहजहांपुर में आया, और उसके बाद मुरैना, और मुरैना के बाद भोपाल, इंदौर है। ओके। और इंदौर से फिर मैं गया सीधा हाईकोर्ट एकेडमी में, जुडिशियल एकेडमी में। और फिर मैं लगातार करीब 8 साल मैंने सेवाएं अपनी वहां दी। बीच में एक बार देवास में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बन के कुछ समय तक आया था। और उस दौरान भी शायद वो भी मुझे डेस्टिनी लाई थी कि मैंने उस दौरान अपनी बिटिया की शादी इंदौर में करवाई, शायद इसीलिए मैं वहां आया। ओके ओके। तो ये डेस्टिनी जो मैं कहता हूँ कि कहाँ लिखी होती है, भले ही दिखती नहीं है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे मुझे ये सोचने को, मानने को मजबूर करती है कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं काम करती है। बिल्कुल करती है सर, डेस्टिनी बिल्कुल काम करती है सर। आपने जो पोस्ट पे सर्व किया है, सीजीएम की पोस्ट, आपने इवन बताया कि आप डिप्टी कमिश्नर भी थे, कि रिलीफ गैस रिलीफ उसमें आप थे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी आप रहे, स्टेट जुडिशियल एकेडमी में सर आप जब डायरेक्टर बने, तो वो भी एक अलग चैलेंज था, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो जाती है। और सिनेरियो भी मैं देखूं तो चेंज हुआ है, क्योंकि एक जुडिशियल सर्विसेज में रिसर्च वर्क प्लस आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के लिए या जजेस के लिए आप कैसे ट्रेनिंग करिकुलम को डिजाइन करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सर उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एज ए डायरेक्टर जब आप स्टेट जुडिशियल एकेडमी में थे? मेरा एकेडमिक लाइंस में पहले से ही बड़ा रुझान था, क्योंकि मैं जब मुरैना में पोस्टेड रहा, तो वहां का जो क्रिमिनल वर्क था जी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वहां जिसने क्रिमिनल वर्क इफेक्टिवली कर लिया, तो मान लो उसने इम्प्लाइडली पीएचडी कर ली। इतना टफ वर्क रहता है क्रिमिनल का वहां पे। लेकिन वहां हमने 4 साल बड़े अच्छे तरीके से काम किया, और आज भी लोग याद करते हैं उसे जी। तो वहां से जब मैं आया इंदौर जी, तो मुझे एकेडमिक इंटरेस्ट काफी था उस समय, क्योंकि पढ़ाने लिखाने का बड़ा वहां मौका मिला मुझे। तो यहाँ आके भी मेरे साथ जो जुड़े मेरे साथी हैं, चाहे वो मिस्टर जस्टिस जेपी गुप्ता रहे, अभी जस्टिस मुदगल रहे, ये सब रहे हमारे साथ उस समय इंदौर में, ये भी एकेडमिक लाइन से थे सारे। तो हम लोग जब वहां उसी दौरान ज्योति में जो हमारा एकेडमी थी जो जी, उस समय ज्योति कहते थे, ये आजकल एकेडमी हो गई स्टेट जुडिशियल एकेडमी, उस समय ये जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर था उस समय वो था। तो उसके अंतर्गत बाई मंथली टॉपिक्स आते थे हमारे पास, कि इन टॉपिक्स पे आप लीगल अपने आपस में इंटरेक्ट करके और आप उसका आर्टिकल बना के भेजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जिसका आर्टिकल अच्छा होगा वो ज्योति में पब्लिश होगा। अच्छा। तो हमारा इंटरेस्ट ये था कि हम लोग जब वहां इंदौर में ये सब करते थे जी, तो हमें ये बड़ा फक्र होता है कि हम जब डिस्कस करके जो भी आर्टिकल बनाते थे हर बाई मंथली में, वो हमेशा 100% वहां पब्लिश होता था। तो ये जब एकेडमी में भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो उसके बाद मौका लगा पहले जेपी गुप्ता साहब को कि वो वहां गए, तो वो वहां डायरेक्टर बने। और जब वो डायरेक्टर बने, तो उन्हें लगा कि जब एकेडमी में मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मुझे भी वो मौका मिला। मैं इंदौर 5 साल रहा जी, जनरली 3 साल में ट्रांसफर होता है, 4 साल में हो जाता है मैक्सिमम, लेकिन मैं 5 साल रहा। तो ये भी शायद हाईकोर्ट का मुझ पर फेथ था कि मैं यहाँ ठीक से काम कर पा रहा हूँ, या और कोई विश्वास था उन्हें मुझ पर, मैं यहाँ लगातार काम करता रहा। और फिर यहाँ से मुझे सीधे मौका मिला एकेडमी में जाने का, और एज एडिशनल डायरेक्टर मैं सीधा एकेडमी में गया, और वहाँ एकेडमी में एडिशनल डायरेक्टर बनते हुए मैंने काफी समय तक काम किया, और फाइनली मुझे वही जस्टिस हरकोली साहब के टाइम पे चीफ जस्टिस थे, मुझे डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला, और मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया। वहां का काम बहुत टफ है,
जी जी बिल्कुल। क्योंकि वहां जजेस को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो जजेस जो सामने बैठते हैं आपके, वो हर चीज पे प्रश्न करने के लिए सक्षम होते हैं। हर तरह के डाउट होते हैं उनके मन में, उनके डाउट्स क्लियर करिए आप, उनको एक वे ऑफ वर्किंग सिखाइए कि किस तरीके से बोर्ड पे आपको काम करना है, बोर्ड मैनेजमेंट कैसे करना है, केस मैनेजमेंट कैसे करना है, आपके बिहेवियर कंडक्ट को बोर्ड पे किस प्रकार से संतुलित रखना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी है बोर्ड पे जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े जी। तो ये सब सिखाने के साथ साथ एथिक्स भी और सारी चीजें सिखानी पड़ती थी उन्हें। मेंटली और फिजिकली फिट कैसे रहे, ये सब भी हमें सिखाना पड़ता था वहां। इसके लिए भी क्लासेस होती थी, इसके लिए भी अलग सेशंस होते थे जी। फिर हमारा करिकुलम बनाने में हमारी कमेटी होती थी हाई कोर्ट की, वो सब मिलके बनाते थे। वो उनके अप्रूवल से ही वो हम जो बनाते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग शेड्यूल, वो हम करते थे। और उसमें हर चीज का हर सभी एक टीम होती थी, वो पूरी टीम मिलके उस काम को करती थी। और वो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता था उन्हें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि आपको बोर्ड पे जाके कैसे काम करना है। क्योंकि पढ़ के आने के बाद बोर्ड पे बैठ के एज ए जज, एज ए मजिस्ट्रेट काम करना बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हमारी ड्यूटी ये, हमें कहा गया है, शायद हम आईपीएस में कहीं देखेंगे किसी शुरुआती ही डेफिनेशंस में कहीं पे, तो मैजिस्ट्रेट को कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। राइट। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहां न्याय की बात होती है, तो न्याय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि न्यायदान कोई आसान काम नहीं है, ये कोई साधारण सी पब्लिक सर्विस नहीं है, बिल्कुल, ये एक जुडिशियल सर्विस है। और उसमें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाले को न्याय मिल सके, शीघ्र मिल सके, सस्ता मिल सके, सुलभ मिल सके, ये सब बातें और आगे ये है। लेकिन कम से कम न्याय मिले, ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कम से कम इस स्तर का काम करूं कि लोगों को न्याय मिले। तो ये सब सिखाया जाता था वहां जुडिशरी। राइट सर, इसलिए आपको लीगल ल्यूमिनरी कहा जाता है कि आपने जुडिशियल सर्विसेज में रहते हुए आपने स्टेट जुडिशियल एकेडमी में जो सेटअप किया, क्योंकि सर उस टाइम पे मुझे लगता है कुछ चैलेंजिंग टाइम भी था कि ई कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग जब देखा जाए तो फिजिकल फाइल मूवमेंट के बाद हम लोग केस मूवमेंट जब हम लोग देख रहे थे, केस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, तो दैट वाज ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो जो ट्रेनिंग टाइम था, वो जुडिशरी में ई कोर्ट मैनेजमेंट कैसे जजेस को हम ई कोर्ट से रिलेटेड चीजें हम लोग समझा पाए, वो वाला जो आपने काम किया था उस टाइम पे, सर उसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे, कैसे हम लोग ई कोर्ट की तरफ बढ़े? लकीली उस समय जब हम पोस्टेड थे, मैं 2008 से लेकर 2013 तक एकेडमी में रहा। राइट। और उस दौरान 13 फाइनेंस कमीशन जी की भी ग्रांट मिली थी, बहुत सब्सटैंशियल ग्रांट मिली थी और बहुत सारा पैसा मिला था हमको, कि हमें पैसा की कोई कमी नहीं थी, केवल थी कि हमारी इच्छा शक्ति है कि उसको तरीके से उसको आगे यूटिलाइज करें। तो हमने उस समय लोगों को, सभी जजेस को बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक्स के साथ लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाई, कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराए, सबको लैपटॉप्स मिले सभी को, और फिर सेटअप करवाया, कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाई सबको। तो ये सब जुड़ते हुए फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक भी पहुंच गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप भी उसी समय करवाया गया था। तो ये सारी काम, और कंप्यूटराइजेशन हाईकोर्ट में शुरू हो चुका था, लिस्टिंग का काम हाईकोर्ट में होना प्रारंभ हो गया था, और उसी का फायदा रहा कि बाद में हमने आज देखा है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में भी कंप्यूटराइजेशन हो गया है और सब ऑनलाइन सर्विसेज हर जगह अवेलेबल है। तो बहुत फायदा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा सर। इवन मेरे को लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कोर्ट केसेस को सुना जा रहा है। अब तो हाई कोर्ट में इवन यूट्यूब पे लाइव अवेलेबल है पूरे, अगर सब किसी को भी अगर अप्रोच करना है, देखना है कि पर्टिकुलर केस की हियरिंग कैसे चल रही है, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ ई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। बहुत अच्छा है ये सेटअप भी, इसलिए हुआ ट्रांसपेरेंसी है, सामने दिखता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने केस को देख सकता है कि उसके केस में वास्तव में कैसी हियरिंग हो रही है, उसका एडवोकेट क्या आर्ग्यू कर रहा है, ये भी देख सकता है। और इवन सर जो यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है कोर्ट में, इवन हाई कोर्ट में आप कैसे मैटर्स लग रहे हैं, क्या लिस्टिंग हो रही है, उनको ये सब चीजें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन भी समझ आ रही है। बिल्कुल सही है। ये ट्रेनिंग जब आदमी जो एक विजुअलाइज जो वे में देखता है, तो उससे ज्यादा जल्दी सीखता है। बिल्कुल, आज उसको सब देखने को मिलता है, बिल्कुल, कि वो कैसे आर्ग्यू हो रहा है, किस तरीके से पुटअप की जा रही है बातें, किस तरीके से जजेस पूछते हैं बीच में क्वेश्चन, किस तरीके से, तो एक तो वो सब समझता है, और फिर वो कॉन्फिडेंस उसका जो लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं कल अगर यहाँ अपीयर होऊंगा हाई कोर्ट में, तो मेरे सामने ऑनरेबल जजेस मेरे से भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकेंगे, तो इसके लिए वो पहले से ही तैयार है। बिल्कुल, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सही जवाब दे पाता है और अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करता है। सो उस टाइम पे मुझे लगता है कुछ केस यूनिट्स, मतलब यूनिट सिस्टम कुछ स्टार्ट हुआ था कोर्ट्स में, कि
आप किस टाइप के केसेस, किस सिविल नेचर, क्रिमिनल नेचर की केसेस आप जब उसको करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, तो कुछ यूनिट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था? उस समय यूनिट सिस्टम था जरूर, लेकिन यूनिट सिस्टम केवल कह जाए कि फॉर्मली रहता था, क्योंकि मैं समझता हूं मैंने अपने लाइफ में जितना काम किया मुझे कभी भी उस यूनिट को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, या यूनिट को गिनने की जरूरत पड़ी। मैं अपना काम जिस प्रकार से करता था, जो मुझे करना चाहिए, या जिस हर एक न्यायाधीश को करना चाहिए, उसमें हर एक मजिस्ट्रेट को करना चाहिए, तो मुझे कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरा डिस्पोजल क्या हो रहा है या मेरे यूनिट क्या हो रहे हैं। मेरी कैटेगरी जो हाईएस्ट थी, वेरी गुड, मेरी हमेशा थ्रू आउट रही। मैंने कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट। क्योंकि अगर आप काम 10 से 5, 10:30 से 5:30 या जो 11 से 5 बैठ के आप अगर करते हैं टाइमली, और टाइमली उसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ केस मैनेजमेंट को भी थोड़ी बहुत इज्जत देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका डिस्पोजल इतना होगा कि आपको ये यूनिट्स वगैरह परेशान कभी नहीं करेंगे। और कभी कभी कुछ स्पेशल कैटेगरी के कोर्ट्स होते हैं जहां यूनिट्स की प्रॉब्लम आती है, तो उनकी केयर हाईकोर्ट करती थी बराबर, क्योंकि वो समझती थी कि इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस अगर किसी पर्टिकुलर बोर्ड पे या पर्टिकुलर कोर्ट में है, तो उनको सामान्य जज के अनुरूप यूनिट देना संभव नहीं है। उनके केसेस चाहे वो एंटी करप्शन के हों, चाहे और दूसरे इसी तरीके के केसेस हों, जिनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एविडेंस होती है, बहुत बल में आती है एविडेंस, तो उसका डिस्पोजल करने में बहुत समय लगता है, और उसमें यूनिट्स नहीं, उन केसेस का डिस्पोजल महत्वपूर्ण होता है। भले ही उसमें यूजुअल जो एक सामान्य केस से ज्यादा समय लगे, तो वो जस्टिफाइड। सर विद टाइम अगर देखें तो सर पेंडेंसी कोर्ट केसेस की बढ़नी है, मतलब जितनी अवेयरनेस लोगों में आ रही है, जितना सिटीजन अवेयर होते जा रहा है, उतने केसेस फाइल होना ज्यादा हो भी चुके हैं। कुछ टाइम पहले फिगर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडेंसी जो थी, दैट वाज अराउंड 3 करोड़। आज लगभग 4 करोड़ के ऊपर केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये पेंडेंसी कैसे रिड्यूस होगी? मतलब हम जजेस को जो पेंडेंसी है या जजेस की जो वैकेंसी है उसको फिलअप करके करें, या क्या सिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश होना चाहिए जिससे कि पेंडेंसी कम होनी चाहिए? सर मुझे जो अनुभव है और मैंने जो अब तक देखा, तो मुझे तो ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक डिस्पोजल में कोई दिक्कत नहीं आ रही। राइट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक कोई पेंडेंसी भी ज्यादा नहीं कर सकती। जी थोड़ी ज्यादा है लेकिन मैनेजेबल है। ओके। पेंडेंसी हाईकोर्ट में ज्यादा हो रही है। ओके जी। वो भी हाईकोर्ट में भी कौन सी पेंडेंसी ज्यादा हो रही है कि जो फाइनल आर्गुमेंट के लिए एक बार केस लग चुके हैं, तो वो फाइनल आर्गुमेंट पे एक बार गए तो फिर गए, उनके नंबर बड़े टाइम से आते हैं और उनके कारण उतनी हियरिंग नहीं हो पा रही। ओके। तो हाईकोर्ट में पेंडेंसी ज्यादा हो सकती है क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट के केसेस जितने भी हैं, फाइनल हियरिंग के जितने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और केवल मोशन हियरिंग में ही पूरा समय लग जाता है, क्योंकि मोशन हियरिंग के केसेस ही 150 केसेस लगने लग गए हैं। राइट। तो उतने भी पूरे रीच नहीं हो पाते हैं कई जगह पे, तो उनका सुनना और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट के सुनना, अपीलें हों चाहे कुछ भी हों, बाकी तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, और वहां स्ट्रेंथ जो है सैंक्शन उससे हमेशा कम रही है। आज की डेट में भी हाईकोर्ट में स्ट्रेंथ कम जितनी है, सैंक्शन उससे बहुत कम पोस्टिंग्स हैं, तो ये कारण एक अपने आप में है। और लेकिन फाइनल हियरिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक वास्तविकता है। तो दोनों ही बातें हैं उसमें, और डिस्पोजल को टाइम बाउंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन न्यायदान के लिए बना है, और न्याय को किसी समय में बांध के नहीं कर सकते कि हमें इतने समय में न्याय देना ही है। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि न्याय देने में तो जो मुझे आवश्यकता है कि दोनों पक्षों को मैं पूरी तरीके से सुनूं, उनको समझूं, और फिर मैं खुद भी समझूं कि मैं उसको देने लायक स्थिति में हूं कि नहीं। जब तक मैं उस स्टेज तक नहीं आऊंगा तो मैं डिसीजन दूंगा तो मैं गलती करूंगा, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे न्याय करने के लिए जितनी आवश्यकता है, जब तक मैं वो सब इकट्ठी नहीं करूंगा, तब तक मैं सही तरीके से न्याय नहीं कर सकता हूं। और न्यायदान को किसी समय में बांधना बड़ा अजीब लगता है। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि पेंडेंसी वाकई बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है पेंडेंसी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। केस मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, एडजॉर्नमेंट, अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स बहुत होते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़ रहे हैं अभी हमारे। सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ रहा है डायरेक्शन की किस तरीके से आप केस मैनेज करोगे, किस प्रकार से कितने केस रोज लगाओगे, उनसे कंसेंट लेके लगाओगे एडवोकेट से, ताकि वो एडजॉर्नमेंट ना हो। ये स्थितियां बन रही है धीरे धीरे। ये स्थितियां पहले ऑलरेडी प्रोविजंस में है, चाहे आप 309 देखें सीआरपीसी, चाहे उधर सिविल में देख लें सीपीसी में, है आपके पास कि आप इन कंडीशन पे एडजॉर्न करोगे नहीं करोगे।
लेकिन तो भी करने पड़ते हैं। इवन हमने तो देखा विटनेसेस हाजिर हो जाते हैं तो भी एडजॉर्नमेंट करने पड़ते हैं। तो ये टेंडेंसी जो है बनी हुई, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्पोजल अपने आप होगा, लेकिन समय लगता है हर चीज में, बदलाव में। धीरे धीरे इसका विरोध बहुत होने लगा है, धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है कि वाकई गलती कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में सबसे हो रही है और इसी कारण पेंडेंसी हो रही है। और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स है, केवल जजेस नहीं है, एडवोकेट्स है, सब हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। उनको सबको मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन केवल एक है कि जो केस जब लगता है उस तारीख पे उसे आगे हियरिंग में जाने दो, तो ही उसका निराकरण बिल्कुल अपेक्षित समय में होना संभव है। केवल अपने अपने तरीके से उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास जहाँ किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें बाधाएं भी आती हैं। और जो न्याय वास्तव में होना चाहिए वो स्वतः ही इस कारण डिले होता है, और उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया। बिल्कुल, मतलब ग्रुप चीज है, मतलब एक पूरा सिस्टम है जो इसके साथ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो चाहे जुडिशियल जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो, उस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं। उन कमियों को मिलकर ही दूर करना पड़ेगा। केवल एक से मान लो कि नहीं सारा प्रोसीजर अच्छा, बिल्कुल सीआरपीसी देखो चाहे सीपीसी हो, बहुत अच्छा जी, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो करने में कई बार केस उसी कारण से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर वही आता है कि न्यायहित में एक मौका और दीजिए। वो न्यायहित हमेशा आता है और अल्टीमेटली हम न्याय करने ही बैठे हैं, तो न्यायहित के लिए किसको किस स्टेज पर क्या ठीक लगता है ये बदलते रहते हैं परसेप्शंस, तो उसी हिसाब से इसमें डिले होता है। सर वैसे केसेस में देखूं पर जज के पास भी केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब लगभग 5-5 हजार फाइल्स मैंने देखी, 6-6 हजार फाइल्स मैंने देखी हुई हैं, जो कि हर जज अपने कोर्ट रूम में रखता है। और फिर वो स्ट्रेस लेवल से वो कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब बीइंग अ जज आप इस चीज को कैसे मैनेज करते थे कि इतनी केसेस लगी हैं, बोर्ड मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट, ये आप कैसे तरीका अपनाते थे? हम जब थे उस समय तक ये 138 आया नहीं था। अच्छा, नहीं इतना इफेक्टिव था नहीं जी। हमने ट्रेनिंग में जरूर सिखाया लोगों को, उस समय तक हमने ट्रेनिंग में से यूज किया, लेकिन मैं जब ट्रायल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट तो बहुत कम रहा मैं, उस समय तक 138 था। ओके, पेंडेंसी 138 के कारण बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंदौर में दिखती है, तो वो इनके कारण दिखती है। और ऐसे केसेस हजारों में भी हो तो इसको डिस्पोजल करने का नॉर्मल प्रोसीजर तो वैसे भी बेकार है। ओके, इसके लिए अलग सेटअप है, और सुप्रीम कोर्ट ने इतने डायरेक्शन दे दी है, इतनी रूलिंग दे दी है कि अब आपको हर चीज में बिल्कुल सेटअप करते हुए एक बल्क में इनको डिस्पोजल करने का पावर है। आप कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से डिस्पोजल कर सकते हैं। इनका सेटअप अलग है। ये मोस्टली उसी तरीके से निपटते हैं स्पीडी, या फिर लोक अदालत में निपटते हैं, क्योंकि कंप्रोमाइज होते हैं इसमें, और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, चाहे यहाँ हो, चाहे विलेज स्टेज पे हो, चाहे ट्रायल कोर्ट पे हो। इनमें पैसों का ही लेन देन का झगड़ा होता है मैथली, लेकिन 138 तो है और इसलिए पनिशेबल है, इसलिए क्रिमिनल कोर्ट में आता है, और उनके कारण पेंडेंसी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ओके, हमारे टाइम पे ये चीज नहीं थी। हमारे टाइम पे केसेस थे, पेंडिंग रहते थे, लेकिन उसको हम अपने तरीके से देखते थे, क्योंकि हम कोशिश करते थे कि अपने यहाँ जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें दो तरीके के काम होने हैं। एक के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और एक के लिए मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे स्टेक होल्डर भी जिम्मेदार है। तो जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ वो मैं जरूर उसी दिन पूरा करूँ, चाहे वो चार्ज लगाने की बात हो, चाहे इश्यूज बनाने की बात हो, चाहे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को सुन के तत्काल ऑर्डर करने की बात हो। ये कुछ बातें हैं जो जज पे डिपेंड करती हैं। तो अगर जज उसको टाइमली पूरा कर लेगा तो कम से कम ये स्टेजेस आगे नहीं बढ़ेंगी, इनके कारण एडजॉर्नमेंट कर्टेल हो जाएंगे। और बाकी जगह मुझे केस मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव करना है उसके लिए अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। हमने कई उस समय की बातें अलग थी। हम लोग डॉक्टर्स को इस तरीके से बुलाते थे कि उनको 12 बजे के बाद बुलाओ ताकि वो अपना ओपीडी पूरा करके आए। ऐसा नहीं कि हमारे केस की सुनवाई के कारण वो 10 मरीजों को छोड़ के आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए उनको हम बुलाते ही 12 बजे के बाद थे, 1 बजे बाद आप आराम चाहिए, अपना काम निपटा के तब आइए हमारे पास। और कोशिश करते थे कि एक ही डॉक्टर के अगर हमारे यहाँ 10 केस पेंडिंग है तो 10 में से कोशिश करके एक दिन में संभव नहीं हो तो 5-5 करके एक दिन में लगा दे, ताकि एक बार में डॉक्टर आए अपने पूरे बयान दे के चला जाए। तो ऐसे मैनेज करते थे उसको। आईओज भी ऐसे ही बुलाते थे हम लोग, क्योंकि ट्रांसफर हो जाते हैं आईओज के इधर उधर। बाहर से बुलाओ तो कम से कम उसके जितने केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग है उनमें से जितने एक साथ लगा सकते हो एक दिन में क्लियर करो, ताकि आने जाने का खर्चा बचे, समय बचे और हमारा केस भी एक साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, केस मैनेजमेंट का तरीका, केस मैनेजमेंट इसी तरीके से होता था, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ाते थे। एडजॉर्नमेंट, विटनेस आ जाए उसके बाद एडजॉर्नमेंट बहुत गलत माना जाता है। बिल्कुल, तो कोशिश ये रहती थी कि विटनेस आ जाए तो एडजॉर्न ना हो। ओके,
लेकिन चूंकि कंटेस्टेड विटनेसेस कई बार होते थे तो कुछ केसेस में प्रयास ये होते हैं, बिल्कुल सच्चाई है ये भी, कि उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि शायद कुछ अगली पेशी तक कुछ और सेटल हो जाए। राइट, तो प्रयास उनकी अपनी तरफ से रहते हैं, लेकिन इसमें भी स्टिक रहते थे हम लोग। तो हम उसमें कम से कम एडजॉर्नमेंट करने के पहले चीफ एग्जामिनेशन करवा लेते थे। चीफ एग्जामिनेशन तो आज ही होगा जी, क्रॉस भले ही आप 2 दिन 3 दिन बात कर लीजिए, ज्यादा लंबा एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। राइट, तो उससे पकड़ में आते थे जी। फिर एक मैंने अपने 30 साल का अनुभव है मुझे, मैं ये समझता हूं कि अगर जज वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली काम करते हुए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एक ही अप्रोच रखते हुए काम करता है सबके साथ, हर केस में हर वकील के साथ, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान, अगर इस हिसाब से काम करता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहां भी आप काम करेंगे, जिस भी कोर्ट पे काम करेंगे, जिस प्लेस पे काम करेंगे, लोगों का विश्वास, वकीलों का, बार का आप पर होने लगेगा। बिल्कुल, बार जब आप पे विश्वास करेगी तो उसके बाद बार आपसे कभी भी बेकार के एडजस्टमेंट, बेकार के एडजॉर्नमेंट नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि आप अगर काम अच्छा करते हैं तो इस केस को भी हो जाने दीजिए जो भी हो रहा है। तो हमने तो ये अनुभव किया कि हमें कभी कहीं कोई परेशानी नहीं आई और बहुत अच्छे तरीके से काम निपटा। मुरैना जैसी जगह पे 4 साल में रहा, मुझे आज तक याद करते हैं लोग वहां पे कि मैंने कैसा काम किया वहां, और वो अप्रिशिएट करते हैं। जी सर, आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक, अगर देखा जाए आज की तारीख में जजेस के लिए या मैजिस्ट्रेट्स के लिए कौन सी ऐसी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है जो आपको लगता है कि इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? बिहेवियरल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लीगल नॉलेज की बात करूं तो दैट इज ऑल द करिकुलम ऑफ स्टेट जुडिशियल एकेडमी जो कि चल रहा है, पर ये जो सिचुएशंस को मैनेज करना, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, बार से कोई डिस्कशंस हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सी ऐसी बिहेवियरल चीजें लगती हैं आपको जो कि जजेस को ट्रेनिंग में देनी चाहिए स्टेट जुडिशियल एकेडमी के द्वारा? देखिए, जज जो काम करता है, जज की नौकरी अलग बाकी नौकरी से हटके है, बिल्कुल, उसका काम भी अलग हटके है जी। उसे इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं जिससे लोगों को न्याय मिले। बिल्कुल, और जब न्याय की खोज में या सत्य की खोज में कहें हम, जब आगे बढ़ते हैं न्यायदान के लिए, तो बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर कि हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को भी उसी प्रकार से संतुलित करें। अगर हमने अपना आचरण व्यवहार कोर्ट से हटके बाहर कहीं इधर उधर डाइवर्ट किया जी, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके वर्किंग पे भी पड़ेगा। और उस वर्किंग पे पड़ेगा तो वो बोर्ड पे बैठ के भी सामने रिफ्लेक्ट होगा ही होगा जी। तो प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जब आप जज का काम कर रहे हैं, एक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं, तो अपने व्यवहार को हमेशा संतुलित रखें जी। एक सादगी भरा व्यवहार होना चाहिए आपको बाकी के आडंबर जो दुनिया भर के दिखते हैं उनसे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, आपके पास आज की डेट पे जो तनख्वाह मिल रही है वो इतनी रेस्पेक्टेबल है कि आपसे कम हटके करोड़ों लोगों को नहीं मिलती है। तो इसलिए अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन इसके बाद भी इससे और अधिक तुलना करते हुए आप इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लिए तो गलती करेंगे, लेकिन जो केसेस आपके सामने जिन लिटिगेंट्स के पड़े हैं आप उनके साथ भी अन्याय करेंगे, ये भी सुनिश्चित है। तो इसलिए पहले आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को एक न्यायाधीश के अनुरूप ढालने का प्रयास करें और उसी हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मुझे अपने फैमिली के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मुझे समय के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मुझे अपनी बाकी इच्छाओं से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट क्यों रहता हूं कि मुझे जो मिलता है इसके बाद उसमें जो आत्मसंतुष्टि होती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। बहुत बड़ा काम है। अगर आप पीपल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है और बहुत ही मतलब इसका क्रेडेंशियल अगर देखेंगे तो दूसरी सर्विसेज से बहुत ही ऊपर है सर। अगर जुडिशरी की अगर मैं बात करूं सर, एज अ रजिस्ट्रार जनरल जब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की वर्किंग को भी इवन कभी-कभी मॉनिटर करना पड़ता है और आपका डायरेक्ट टच लिंक अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ रहता है सर, वो टाइम पीरियड कैसा था सर आपका एज ए आरजी? मैं जब गया यहाँ से देवास से तो एज ए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बन के गया जुडिशियल जी। उस समय ऑनरेबल जस्टिस खानविलकर साहब चीफ जस्टिस थे जी। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस राजेंद्र मेनन थे जी। बड़ा टफ पीरियड था वो लेकिन चैलेंजिंग भी था और उन्होंने ऐसे समय पे मुझे देवास से बुलाकर मुझ पर विश्वास किया जी, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी कि मैं उस विश्वास को कम ना होने जी, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल रहा
कि मैंने जब तक काम किया अपने इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट 1% या 0.1% भी कोई काम नहीं किया। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं काम करता हूं वहां मैं पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करूंगा तो मुझे हमेशा एप्रिसिएशन मिलेगा, मेरा रिकॉग्निशन हर जगह रहेगा जी। और वही मेरे साथ भी हुआ और मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं जो भी मेरे वरिष्ठ रहे इतने, जिन्होंने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देके आगे बढ़ाया और आज तक मैं उनका ऋणी हूं, ये मान सकता हूं जी। मुझे उस समय जब रजिस्ट्रार जनरल बना तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो रहती है खैर, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल एक ऐसी पोस्ट होती है जो मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हाई कोर्ट और पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस साहब के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल। उसे अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की सब जजेस की जानकारी होती है। राइट। मुझे भी पूरी जानकारी देती थी बराबर, हर तरीके की, हर जज को मैं पर्सनली नाम से जानता था क्योंकि 2008 से मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था तो 13 तक मैं कम से कम 1300 जजेस को तो वैसे ट्रेनिंग दे चुका था। बिल्कुल। और 1300 वो ट्रेनिंग और जो मेरे साथ के बैच के थे या मेरे से सीनियर जो भी थे, तो इस प्रकार जानते जानते मैं उस समय 13, 14, 1500, 1600 जितने भी सब जजेस को तो मैं बड़े आराम से सब कुछ जानता था और सबका वर्किंग भी जानता था। जी जी। मुझे मालूम रहता था कि कौन कहाँ कैसे करता है। ओके। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे मेरी जानकारी वहां काम आई और चीफ जस्टिस यही चाहते थे कि मैं पारदर्शिता के साथ काम करते हुए जजेस को कहाँ रखना है, क्या करना है, ये सब डिसाइड करें। और उन्होंने मुझे इस बारे में, मैं आज भी कहूंगा कि पूरा फ्री हैंड दे रखा था कि पूरा विश्वास था कि मैं कभी गलत नहीं करूंगा और मैंने उनके विश्वास को कभी कम होने नहीं दिया। जी जी। और इसी का फायदा रहा कि कभी भी किसी भी जज को पोस्टिंग्स के बारे में, अब उसको तो हो सकता है नाराजगी, लेकिन एज सच देखे तो किसी को भी पोस्टिंग्स पे इधर उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं हर एक से पूछता था बराबर जी कि कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, आपकी प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं भी देखूंगा उसको, क्योंकि प्रॉब्लम भी जजेस के साथ होती है, परिवार में होती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है तो उसको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई जेन्युइन प्रॉब्लम, चाहे कैंसर पेशेंट्स हों, चाहे अदरवाइज कोई ऐसे पेशेंट्स हों जिनको इमीडिएट जरूरत पड़ती थी, तो हमने आउट ऑफ वे जाके कंसिडर करवाया चीफ जस्टिस साहब से और तुरंत उनको जहां चाहते थे वहां एडजस्टमेंट करवाया जी। तो ये एक फायदा रहता था वहां की काम करने का कि उनके साथ भी काम करो और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ भी काम करो और दोनों को मिला के जितना हो सके अच्छा इंस्टीट्यूशन के लिए काम। मतलब ये क्वेश्चन सर मेरा हमेशा से ही था और मैं सोचता था पूछूंगा सर से एक बार कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, 52 डिस्ट्रिक्ट्स, 50 डिस्ट्रिक्ट्स उस टाइम पे जो थे, जब आप रजिस्ट्रार जनरल थे उस टाइम पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे 80+ जजेस रहते हैं। उस टाइम पर आपने केस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, इवन इंफॉर्मेशन आती थी कि पर्टिकुलर नेचर के केस में क्यों एडजमेंट्स हो रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसका इतने लेटर्स आते थे सर उस टाइम पे। मैं ये सोचता था कि आप इतनी पर्टिकुलरली हर चीज को कैसे मॉनिटर कर पाते हैं। तो पूरा टीम वर्क होता है जी। एक अकेला तो कभी कोई नहीं कर सकता जी। टीम मेरे साथ थी, जो भी उस समय रजिस्ट्रार थे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार दूसरे थे, सब अपने अपने फील्ड के, वो सब एक्सपर्ट थे और सब एक ही सोच के साथ टीम वर्क के साथ काम करते थे और जैसा चीफ जस्टिस कहते थे उन्हीं के हिसाब से पूरा काम होता था, क्योंकि वो जो चाहते थे आफ्टर ऑल उनकी इच्छा रहती है जो भी, और उनकी इच्छा कभी गलत हो नहीं सकती। वो पूरी संस्था को साथ लेके, पूरी संस्था में हमसे ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं, ये हम मानते हैं। और अगर उनकी सोच आगे बढ़ानी है तो हम सबको भी टीम वर्क के साथ काम करते हुए उसी को नीचे लेवल तक ले जाना पड़ता था। हमें याद है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ, उस समय बराबर खुले ओपन सब बात करते थे। कभी ये होने नहीं दिया कि रजिस्ट्रार जनरल है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी कभी किसी को फील होने नहीं दिया। नहीं सब पर्टिकुलर रहते थे सर। जैसे पता चलता था कि आरजी सर आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं, तो उस टाइम पे तो सब पूरे इंफॉर्मेशन के साथ सब लोग रेडी रहते थे, इवन हम लोग भी रेडी रहते थे कि सर कब क्या चीज पूछ रहे हैं, और बहुत ही हमें एकदम रेडी रहना है, रेस्पॉन्सिव रहना है सर उस टाइम पर। अच्छा रहा पीरियड, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा पीरियड रहा। मैं अपनी सर्विस से बहुत संतुष्ट हूँ जी। मैंने अपनी सर्विस बहुत अच्छे तरीके से निभाई और मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से अपनी जुडिशरी की सर्विस से 32 साल की। मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मैंने पूरी क्षमता से काम किया, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया और मैंने अपने तरफ से यही प्रयास किया कि कभी किसी के साथ 1% भी अन्याय न हो। मैंने जानबूझकर किसी के साथ कोई अन्याय करने का कभी सोचा भी नहीं। बिल्कुल
सर कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी, जैसे मैं अगर बात करूं मैनेजमेंट की, एक तो लीडरशिप तो सर हमेशा ही दिखती है मुझे कि लीडरशिप आपकी बहुत स्ट्रांग है, और ऐसी कौन सी मैनेजमेंट क्वालिटीज हैं जिस लेवल पर आपने ये सब चीजों को मैनेज कर पाए सर? अपने साथियों के साथ विश्वास रखना। ओके, फेथ और ट्रस्ट आपका है। ट्रस्ट हमेशा रखो आप। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है जी, लेकिन ओवरऑल मिलके अगर हम एक साथ, हमारी 5 अंगुलियां कहाँ एक जैसी हैं, बिल्कुल, जब मिलाते हैं तो ये मुट्ठी पता नहीं क्या कर जाती है। तो ये अंगुलियां भी अलग अलग हैं, तो हमारा टीम भी अलग अलग हो सकता है जी, लेकिन ओवरऑल अगर हमारा उद्देश्य सबका एक है कि हमें इंस्टीट्यूशन के लिए ये चीज पर्टिकुलर मिलके पूरी इफेक्टिवली करनी है, जी, तो वो सब मिलके करते ही थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब मिलके करते थे। तो जब मिलके रिजल्ट आता था तो वो रिजल्ट की बात ही अलग होती थी। तो टीम वर्क पे रिलाय बिल्कुल आपने किया है इस चीज के लिए। हमने कभी किसी को नीचे नहीं समझा, सबको बराबर लिया, सबको सुना और जो अच्छा लगा वो किया, भले ही वो किसी छोटे से क्या हो। राइट, कोई दिक्कत नहीं। सर कोई ऐसा किस्सा या वाकया आपको अगर कुछ याद आ रहा है ऐसा कि जब आप आरजी थे और उस टाइम पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कुछ ऐसा वर्कलोड या कुछ ऐसा काम था जो कि आउट ऑफ वे जाके या फिर बहुत ही पर्सनल अटेंशन देके आपको वो करना पड़ा और आपने वो एग्जीक्यूट किया, ऐसा कुछ आपको कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जब जस्टिस खानविलकर साहब के साथ काम किया तो उनका तो रोज का काम ही बड़ा बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता था। राइट, आज का काम आज ही हो जाना चाहिए। उनके पास बराबर नोटेड रहता था कि उनके कौन कौन से काम होने हैं आज की डेट में। ओके, तो वो शाम तक हो ही जाते थे, सारे रात तक हो जाते थे, पर हो ही जाते थे जी, तो वहां पेंडेंसी वाली बात होती नहीं थी कभी भी। राइट, बिल्कुल बराबर जो सेटअप चलता था आगे 1 बाय 1 तो वो काम होते ही जाते थे लगातार जी, तो उसी के साथ हम सबको मिलके काम करना पड़ता था, चाहे वो दूसरे रजिस्ट्रार्स हो, चाहे प्रिंसिपल रजिस्ट्रार्स हो, दूसरे जितने भी लोग थे सब मिलके काम करते थे। और डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का था और फिर विश्वास आपस में इतना था कि आज इसको ये काम दे दिया है तो ये शाम तक आ ही जाएगा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम होती थी तो पहले डिस्कस हो जाती थी, ओके, शाम तक होना है तो होना ही। तो ये एक अच्छा उस समय वर्क कल्चर था और इसके कारण ये सब काम होने लगे। सर एडवोकेट्स के साथ भी आपका मतलब बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। इवन जितने एडवोकेट्स हैं, मैं तो खैर इंदौर, आप मुरैना की बात कर रहे हैं सर, देवास अगर आप चले जाएं, देवास में सर हर एडवोकेट ये बोलता है कि ममतानी सर के साथ काम करने का मजा ही अलग था, क्योंकि आप कंसिडर भी करते थे चीजों को, अगर जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, लॉजिक्स पे बेस्ड है, तो आप उसमें बोलते भी थे कि हाँ ठीक है, अगर आपका कोई मैटर है, कोई पॉइंट है, तो बिल्कुल मैं उसको सुनूंगा। एडवोकेट्स आते थे हमारे पास, डेलीगेशन आते थे, रजिस्टर था जब कि भाई कहा किस प्लेस पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वहां से मिलना आना चाहते थे और मुझे बार काउंसिल वाले यहाँ से कोई ना कोई मेंबर या जो भी इनके ऑफिस बेयर है वो मुझे मैसेज करते थे कि साहब आज उस जिले से ये या उस बार से लोग आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इतने बजे भेज दीजिए। उनको जो टाइम देता था मैं उससे पहले उस एरिया, उस पर्टिकुलर प्लेस की सारी जानकारी अपनी टेबल पर रख देता। तो वो जब आते थे उनसे पहले ही मैं उन्हें कह देता था कि भाई साहब आपके यहाँ ये जरूरत है, शायद लगती है, ये प्रॉब्लम है। तो वो तुरंत बड़े अचंबा करते थे कि साहब हम जिसके लिए आए थे वो तो इनके सामने पड़ी हुई है और उसका सोल्यूशन भी हम अपने तरीके से उन्हें देते थे, तो वो उससे बड़े इम्प्रेस होते थे। ओके, तो इसी का शायद मैं समझता हूँ ये रिजल्ट रहा कि बार काउंसिल, मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने शायद अब तक भी लाइफ में, मैं तो समझता हूँ मेरा अकेला ही रजिस्ट्रार जनरल हूँ जिसे उन्होंने बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने सम्मानित किया। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला, उन्होंने फेलिसिटेट किया, वो केवल शायद मुझे ही किया, मुझे याद आ रहा। राइट, मतलब स्टेट बार काउंसिल ने बिल्कुल आपको फेलिसिटेट किया था और अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहा है। राइट सर। सर मैं कुछ आपसे चूज वन कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। इसमें सर कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, रैपिड फायर जैसा है, कुछ 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप उसको आंसर कर सकते हैं। सर व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, व्हिच डू यू कंसीडर मोर इंपॉर्टेंट, लीगल जस्टिस और सोशल जस्टिस? देखिए, जब मैं वहां बोर्ड पे एज ए जज बैठता हूँ जी, तो मैं अपने कानून से बंधा हुआ हूँ। ओके, उस कानून के साथ साथ मेरे पास केवल मेरा जुडिशियल डिस्क्रिशन है, राइट, न्यायिक विवेक भर रहता है जी। मैं उस लॉ से हटकर कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उस लॉ के साथ साथ अगर न्यायिक विवेक के साथ जोड़ते हुए मैं कुछ किसी को रिलीफ दे सकता हूँ तो वहां तक तो मैं रिलीफ अगर किसी पर्टिकुलर केस में लगता था कि देना चाहिए तो मैं दे सकता था, देता था, लेकिन इससे हटके तो मैं कुछ देने में असमर्थ था वहां, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, जो रिकॉर्ड में है मुझे उसी के अनुसार न्याय और कानून को देखते हुए फैसला देना है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। तो लीगल जस्टिस मतलब आप लीगल विद जुडिशियल डिस्क्रिशन, ओके, wherever applicable, राइट। सर यू हैव अटेंडेड वेरियस सेमिनार्स, where you learned the most, regional seminars or international seminars?
रीजनल सेमिनार्स में मुझे ज्यादा ठीक लगता है, ओके क्योंकि रीजनल सेमिनार्स में मुझे अपने रीजन को समझने का अवसर मिलता है। ओके मैं चूंकि मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि पहले मध्य प्रदेश की जुडिशरी इस लेवल तक आ जाए, ताकि और स्टेट्स के साथ नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक वो जा सके। ओके सर, व्हिच अचीवमेंट्स गिव्स यू अ ग्रेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, लीगल अकम्प्लिशमेंट्स और सोशल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स? उस समय की तो लीगल ही थी, लेकिन आज की डेट में मैं चाहता हूं कि मैं आज इतना समाज से जुड़ चुका हूं जी, मैं ह्यूमन राइट्स के साथ इतना पब्लिक से जुड़ चुका हूं, मैं हर जगह जाता हूं जी, तो अब मुझे उस कोर्ट की उस जो भी चीज थी रिकॉर्ड, उससे बना हुआ नहीं रहता। राइट आज मैं खुला हूं जी, लेकिन खुला हूं तो इसलिए कि मैं उस कॉमन मैन के साथ वो न्याय कर सकूं जो अदरवाइज उसे नहीं, उसके साथ नहीं हो पा रहा। राइट मैं आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ बॉक्स जाके भी उसे न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं, और जहां तक संभावना होती है तो मैं समझता हूं कि शासन के पास इतनी व्यवस्थाएं होती हैं जी। कि ऐसे जरूरतमंद, निर्धन या वंचित व्यक्ति को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो शासन दे सकता है, और मैं उसे दिलाने का प्रयास करता हूं, चाहे वो कैसे भी मिले, उसे मिलता है, और यही मेरी संतुष्टि है। Right. So social empowerment initiatives, right? Do you prefer the judicial intricacies of a courtroom or the administrative responsibilities behind the scene? So, what would you prefer, as a judge or as an administrator? एज ए जज ही मुझे काम अच्छा लगता है, Okay. क्योंकि मैं किसी के साथ न्याय करता हूं तो उसका मजा अलग ही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो कई लोग करते हैं। Okay. Sir, in your opinion, what drives positive change? Legal reforms or social initiatives? देखिए, ये दोनों मिलके साथ चलाना पड़ेगा आगे, जी, क्योंकि संविधान में जो चीज लिखी हुई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, जी, वो तीनों जुडिशरी नहीं दिला सकती। right. ठीक है ना? व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये खाली जुडिशरी आर्टिकल 21 ठीक है, अपनी जगह पे है, जी, जी, दिला सकती है वहां से, लेकिन हर जगह वो उसको आगे बढ़ाए, तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी बनती है। right. यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे संस्थाओं की बनती है जो संविधान के अंतर्गत निर्मित है। Right. वो केवल जुडिशरी नहीं है, वहाँ एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, सब मिलके सब चलाएंगे, तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, तभी तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। केवल जुडिशरी आगे नहीं ले जा सकती किसी को भी, Right. केवल एग्जीक्यूटिव आगे नहीं ले जा सकती किसी को भी। हम सब मिलके इस देश में संविधान के अनुरूप जो कार्य करते हुए उस देश को उस स्तर तक ले जाएंगे कि आज हम बात करने लगे हैं कि 47 में शायद हम विश्व गुरु बनेंगे। बिल्कुल। तो वो कैसे बनेंगे? तो वो सब मिलके बनेंगे, इसलिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल, Okay. तब वो मतलब मिलेगा। दोनों ही करना पड़ेगा, लीगल दोनों रिफॉर्म्स भी। भी चाहिए, सोशल इनिशिएटिव्स Social भी चाहिए। चाहिए। ओके सर, डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, व्हिच वन यू चूज? दोनों का ही एक अलग चार्म है, कह सकते हैं, दोनों की अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी जिसको करने का अवसर मिलता है वो खुद अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि जजेस को ट्रेनिंग देके एक बोर्ड पे बिठा के उनसे न्याय दिलवाने में प्रयास करना, और एक इधर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जाके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक ब्रिज के रूप में काम करते हुए उनसे वही काम कराने के लिए मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए काम कराना, दोनों अपने आप में अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि मिलके जो काम हमें सौंपा गया है न्यायपालिका को वो पूरा करें। पर इन दोनों में से चूज करना पड़े एक, तो आप कौन सा चूज करेंगे? मतलब आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट? तो मैं पोस्ट तो मैं आरजी एमपी इतने की सर, ये क्वेश्चन में कोई सही कोई गलत नहीं है, नहीं, कोई गलत इसके नहीं है। अंदर ये है इंपॉर्टेंट कि आप क्या चूज करेंगे सर? तो मैं इसमें करूंगा डायरेक्टर ऑफ स्टेट जुडिशियल एकेडमी, क्योंकि मैं उससे जो ये जुडिशरी का काम है न्याय देने का, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा। गुड सर। इन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स, योर पिक इज व्हाट? नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी? अगर मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करूं, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन है वो अपने आप में ऐसी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स को कुछ सीमा तक आगे बढ़ाते हुए उसको लेती है, और इसके साथ साथ यूएन के 2 कोवेनेंट्स हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और एक दूसरा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये सब मिलके जो है वो हमारा जो एक्ट है जी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 93 का, उसकी सेक्शन 2D में डिफाइन करते हैं। राइट, ये सब मिलके एक ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करते हैं जी। तो ह्यूमन राइट्स तो जो इसमें बताए गए हैं वो है, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अगर हम अदरवाइज देखें
तो चाहे वो नेल्सन मंडेला ने जिस तरीके से चाहा, चाहे महात्मा गांधी ने जिस तरीके से चाहा, उनका दोनों का पर्पस यही था कि वो जो व्यक्ति वंचित है या निर्धन है या जो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम उन तक पहुंचकर उनके आंसू पहुंचने का काम करें। तो दोनों की आइडियोलॉजी एक थी, दोनों की एरिया जो भी थे वो अलग अलग थे, लेकिन पर्पस एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि हम उस व्यक्ति को वो न्याय दिलाएं जो हम अब मानव अधिकार के रूप में मान्य करते हैं। चाहे मानव अधिकार कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बिल्कुल एक व्यक्ति को अपने गरिमापूर्ण जीवन या सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक है, जन्म से लेकर मरने तक, वो सब उसमें शामिल है। तो ये केवल डिफाइन कर देना कि ये ह्यूमन राइट्स है, अगर ये डिफाइन नहीं भी होते तो भी मेरे अधिकार थे जो मेरे लिए जस्टिफाइड थे, जो मुझे गरिमा देते हैं, जो मेरे सम्मान को बढ़ाते हैं। मैं इसी के लिए तो जीता हूँ और किस लिए जीता हूँ। जी। तो वो तो मुझे वैसे भी चाहिए, चाहे आप मानो चाहे मत मानो अधिकार इसको। तो सर एक चूज करना है, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को ही करना पड़ेगा, ठीक है। Which role did you find more challenging? Registrar General of Madhya Pradesh High Court or Chairperson of Madhya Pradesh Human Rights Commission? देखिए यहाँ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग बोथ। चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग तो ये अब ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ मेरा दायरा बढ़ गया है। राइट। यहाँ जो रिलीफ दे पा रहा हूँ मैं, वो केवल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। ओके, यहाँ मुझे बहुत बड़ा एरिया मिल चुका है और ऐसे ऐसे रिलीफ देने को मिल रहे हैं मुझे जो मैं कभी बार कोर्ट में सोच भी नहीं सकता। मैं वो इसलिए ह्यूमन राइट्स पे आ रहा था सर, मैंने वो एक पार्ट जो था अपना जुडिशरी वाला वो कंप्लीट करा, अब मैं ह्यूमन राइट्स पे आता हूँ सर। बहुत ही मतलब सभी लोग चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में डायरेक्टली एज ए चेयरपर्सन से ही सुने मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। सर ह्यूमन राइट्स की जब बात आती तो मेरे दिमाग में सिर्फ 4 चीजें आती हैं, विच इज लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, जो डिफाइंड है। और हमारा फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में भी है, राइट टू इक्वालिटी में, या फिर हम बात करें आर्टिकल 14 से 32 के बीच में जो डिफाइंड है, उसमें 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और 19 में बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर ह्यूमन राइट्स एज अ जर्नी, एज अ मेंबर आपने स्टार्ट किया और आज आप अभी चेयरपर्सन पे हैं। सर ये जर्नी कैसी रही, मतलब आपने एज ए जुडिशरी में रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे पिक किया ह्यूमन राइट्स को? देखिए मैं जब वहां रजिस्ट्रार जनरल के रूप में काम कर रहा था तो मेरा रिटायरमेंट ड्यू था सितंबर 17 में, 2017 में जी। और उस समय जब मैं वहां से रिटायरमेंट के पहले ये प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई असाइनमेंट मिल जाए जी। और उस समय ये बात उठी, कुछ और भी संस्थाएं थी जहाँ के लिए भी ऐसा लगा कि यहाँ भी अप्लाई करें जी। तो फिर मैंने समझा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर मुझे चांस मिलता है जी तो यहाँ काम करने का कुछ फायदा अधिक रहेगा। यहाँ मैं वो जो मेरी जो काम करने की सोच रहती है या जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैंने जिस तरीके से जुडिशरी में काम किया, उससे मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि मैं लोगों को और नजदीक जाकर लोगों की सेवा कर सकूंगा। तो वो जो मानव सेवा का एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था जी, उसके लिए इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन और कोई नहीं था। पूरा सोशल कॉज, मतलब आप डायरेक्टली लोगों से रिलेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सर ये कंपोजिशन क्या है मतलब कमीशन का, अगर मैं देखा जाए कि ह्यूमन राइट्स कैसे वर्क करता है? देखिए ह्यूमन राइट्स का जो ये कमीशन जो है, ये एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 93 में बना ये जी, वो भी हमें बनाना पड़ा क्योंकि कंपल्सन था यूएनओ का और कंट्रीज का, अदर कंट्रीज का, कि नहीं आपके देश में भी होना चाहिए। अदरवाइज जब ये 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन का था, यूडीएचआर, उस समय की बात थी, तो उसमें ये सारे ह्यूमन राइट्स इन्होंने बताए थे, डिफाइन किए थे कि ये सब ह्यूमन राइट्स हैं जो सबको मिलने चाहिए। हमने स्वतंत्रता उसी समय प्राप्त की थी 47 में जी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर उसमें बनी रहा था उस समय। तो जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इन सब चीजों को पहले ही अनुभव किया था। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो भी परिस्थितियां रही हों, उनकी बुराइयां जो भी रही हों, और उन्होंने जब संविधान बनाया तो दूसरे देशों के संविधान पे भी बहुत अध्ययन किया। जो कमेटी थी अलग अलग देशों से, उन्होंने अलग अलग डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स कहीं और से लिए, फंडामेंटल राइट्स कहीं और से लिए, ऐसे अलग अलग सेटअप करके उन्होंने कोई आयरलैंड से, कोई कहां से, सब लिए उन्होंने जी। और उसके बाद उन्होंने जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जी, तो उसमें उसकी जो आप प्रस्तावना देखेंगे प्रीएम्बल, वो अपने आप में इतना बढ़िया है
कि वो उस संविधान की आत्मा कह सकते हो, बिल्कुल है सर, है ना। उसमें वो सब चीजें समाहित हैं कि जिन्हें आप अगर पढ़ लो तो उसके बाद समझ लो तो आप समझोगे कि ये वाकई ये जो डॉक्यूमेंट बना है कॉन्स्टिट्यूशन जी, ये बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर इसको हम उस तरीके से पूरा अगर इम्प्लीमेंट कर दे वास्तव में, जो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, कहीं दिक्कत आती है हम लोगों को, तो वो अपने आप में पूरा है। मतलब ये जो सेंटेंस है ना सर, सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारा प्रियम्बल बोलता है, तो वो सब चीजें ह्यूमन राइट्स में यूएन डिक्लेरेशन में चीजें थी, इवन पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके थ्रू ये सब चीजें थी। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जितनी कंट्रीज से हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल ही पूरी की पूरी आत्मा जिसे बोलते हैं वो बताई। वो आत्मा भी कैसी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई जेंडर बायस्ड नहीं, जेंडर इक्वलिटी है, राइट, हर जेंडर के लिए है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हम सबके लिए बराबरी यहीं से शुरू होती है और वही हमने अडॉप्ट की। उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस, ये गरिमा की बात, ये बंधुत्व की बात, ये सारी चीजें हैं उसमें, जो हम कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं टूटती हुई कभी कभी नजर आती है कई जगहों पर। तो वो इसीलिए हमें सोचने को मजबूर करती है कि अगर हम इस संविधान का पालन अगर अच्छे तरीके से कर लें और उसकी जो मंशा है उसको पूरा कर लें, तो शायद ये जो प्रॉब्लम सोशल या सोशल ही कह सकते हैं, सोशल लेवल पे ही आती हैं ज्यादा, वो ना है शायद। तो ये जब बना संविधान तो हमारे पास पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट 4 में डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स थी, और उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि जब भी गवर्नमेंट आगे कोई कानून बनाएगी तो इन डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स को भी उसमें शामिल करने का प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए इस दौरान, जिनमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स में भी कई बातें जो हैं वो मौलिक अधिकारों के समान मानी जा सकती हैं और उनके संबंध में भी गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। राइट टू फूड को उन्होंने आर्टिकल 21 में काउंट किया, और उसके बाद ही हमने फूड सेफ्टी एक्ट बाद में देखा आपने 2016 में आया, कब आया, 13-16 में। तो ये सब चीजें हमने देखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा योगदान दिया। आर्टिकल 21 में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर ली जो सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे राइट टू एजुकेशन, बाद में 21A में फंडामेंटल राइट ही बन गया हमारा, और इसके अलावा सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, चाहे एल्डर पर्सन्स के लिए बात हुई, चाहे राइट टू हेल्थ की बात हुई, एनवायरमेंट की बात हुई, ये सारी बातें उन्होंने आर्टिकल 21 में उठाई और उन सबको उसमें शामिल करते हुए आगे बढ़ाया। हम बराबर अपने हिसाब से चल रहे थे, और ये सब जो हम देखते हैं सब ह्यूमन राइट्स ही थे, ह्यूमन राइट्स की ही बात थी। लेकिन तो भी कंपल्सन था यूएन का और अन्य कंट्रीज का कि नहीं, ये जो हमने कोवेनेंट्स में आपने भी सिग्नेचर किए, इंडिया ने भी सिग्नेचर किए थे उसे, तो अब आप इसके अनुसार ही अपने यहाँ भी कोई संस्था बनाई। और उसके कारण ये 93 में हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाया, और उसमें पहले हमने 93 में NHRC बनाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया नई दिल्ली में, और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी सबसे अपेक्षाएं की गई एक्ट में कि अपने अपने स्टेट्स में आप ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाइए। तो हमारे यहाँ वो 13 सितंबर 1995 को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ, और उसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कमीशन में एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होते हैं जो चीफ जस्टिस के लेवल के होते थे, अब उसमें अमेंडमेंट हो गया है, अब चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट जस्टिस दोनों हो सकते हैं। और उसी प्रकार मेंबर जो 2 होते हैं उनमें से एक मेंबर जुडिशियल का होता है, जो हाईकोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, और एक मेंबर जो दूसरा है, जनरली हम देखते आ रहे हैं कि कोई रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर ही होता है, तो वो से वहाँ मेंबर बनाया जाता है। तो इसी लाइन में जब 2017 में जब मैं रिटायरमेंट मेरा ड्यू था उसके पहले ही, तो मुझे ये अवसर मिला कि फरवरी 17 में मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ और मुझे मेंबर जुडिशियल के रूप में अपॉइंटमेंट मिला। तो उसी के कारण मैंने 31 मार्च 2017 में VRS लिया। 6 महीने पहले ही मुझे वहां से छोड़ना पड़ा, और मैंने आगे यहाँ ज्वाइन किया अप्रैल 17 में। उस समय वो टेन्योर था 5 साल का। अभी कुछ टेन्योर रिड्यूस हुआ, 3 इयर्स का 3 इयर्स का हो गया। तो वो जो 5 साल का टेन्योर था वो मेरा 22 में पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद से मेरे को फिर से रिअपॉइंटमेंट मिला इसमें। अच्छा। तो ये रिअपॉइंटमेंट भी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसका भी मुझे अवसर मिला, और मुझे फिर से आगे 3 साल काम करने का
मौका मिला है इसमें, नाइस तो चल रहा है वो काम जी और इस दौरान मैं पहले भी एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग चेयरपर्सन रहा जी और फिर से अभी भी मैं एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहा हूँ बराबर लगातार और पहले भी साल भर काम किया मैंने। काम बहुत अच्छा है, रिलीफ इतना देना पड़ता है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके तो सर ये कंप्लेंट्स कैसे आती है, मतलब आप कैसे कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म कैसा है कि आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं या आप सुओ मोटो इसमें आप एक्ट करते हैं, कैसा सिस्टम कैसा है ये कमीशन का? ह्यूमन राइट्स वायलेशन या उसके अबेटमेंट जी दोनों चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ओके तो अगर इस प्रकार की कोई कंप्लेंट्स आती है, सेक्शन 12 में दिया हुआ है जी क्या, तो उसमें आप सोमोटो भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस। ओके सोमोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं आप, चाहे टीवी पे न्यूज देख रहे हैं उसमें से ले लें, चाहे पेपर न्यूज़पेपर्स में कोई आई है न्यूज उसको हिसाब से भी ले सकते हैं। ओके तो ये कर सकते हैं आप जी। रिटर्न में खुद कंप्लेन आता है वो भी दे सकता है। ऑनलाइन हमारी जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन मेल एड्रेस दिया हुआ हमारा, उस पर मेल, अच्छा मेल के थ्रू भी ऑनलाइन हमारे पास बहुत आती है कंप्लेन जी, वो भी आ सकती हैं जी। तो कोई भी कंप्लेन किसी भी तरीके से फाइल कर सकता है। ओके वो कंप्लेन जब आती है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी होता है हमारे यहाँ प्रॉपर सबका, और उसके बाद ये होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो इंक्वायरी शुरू होती है उसकी, तो इंक्वायरी में कुछ कंप्लेंट्स तो इस तरीके की होती है जो प्रिलिमिनरी मोशन हियरिंग पे ही स्पेसिफिक डायरेक्शंस कंसर्निंग ऑफिसर जो भी रहते हैं उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको डायरेक्शन देते हुए फाइल कर देते हैं। उसमें और कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके है ना। और कुछ कंप्लेंट ऐसी होती है जिसमें हमें और आगे इंक्वायरी करनी पड़ती है, तो इंक्वायरी के लिए हमें सिविल कोर्ट की पावर्स है। अच्छा सिविल कोर्ट की जो पावर्स है वो हमें भी दी हुई है जी, वो हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं इंक्वायरी में। हमारे पास अपना एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना हुआ है पूरा। अच्छा खुद का इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी वायलेशन के मामले में, ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में, कि अगर हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा न करते हुए अपना इन्वेस्टिगेशन खुद कराना है, तो हमारे यहाँ भी एडिशनल एडीजीपी लेवल तक के पूरे ऑफिसर्स, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स सारे पूरा सेटअप है हमारा। तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर हम अपने तरीके से कराते हैं, उनसे उनकी रिपोर्ट आती है, उस पर विचार करते हैं और एक्सेप्टेबल होती है तो ठीक है, नहीं तो उसमें फिर और जांच करते हुए संबंधित जो भी उसमें अधिकारी होते हैं पुलिस के उनको फिर से बुला के हम पूछताछ करते हैं और फिर फाइनली उसमें जो भी रिकमेंडेशन हो या फाइल करना हो, जो भी ऑर्डर होता है उस तरीके से करते हैं। सर इन अ मंथ ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आ जाती होंगी, मतलब स्टैटिस्टिक्स के हमारे यहाँ साल में करीब 10,000 एप्लीकेशंस आती है। 10,000 एप्लीकेशन आती है 95 के बाद से आ रही लगातार, आज तक 28 साल हो गए। तो पर डिस्पोजल भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल कमजोर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भी करीब 10,000 एवरेज माने तो 9,500 करीब एप्लीकेशन या केसेस कहें तो एनुअली डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। कोई मोशन हियरिंग के बाद स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ, कुछ इंक्वायरी के बाद फाइल करने के बाद और कुछ इंक्वायरी के बाद रिकमेंडेशंस के साथ। तो अलग अलग तरीके से होता है। जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सेक्शन 18 में जो हमारे एक्ट में दिया हुआ है वो रिकमेंडेशंस है, उसमें हम कंपनसेशन भी दिलवा सकते हैं, आवश्यकता हो तो प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर भी कर सकते हैं एयरिंग ऑफिसर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई और कोई भी जो उसमें जस्टिफाइड दिखे वो ऑर्डर कर सकते हैं, और चाहे तो हाई कोर्ट में भी रेफर कर सकते हैं मैटर को कि साहब हाई कोर्ट और इसको टेकअप करके और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा। जैसे सर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकता है सिटीजन, या हाई कोर्ट भी कर सकता है 32 या 32 या 226 में। क्या ह्यूमन राइट्स में भी अलग से एप्लीकेशन लगा देते हैं कंप्लेंट की साथ साथ में, ऐसा होता है वहां पे? नहीं, ह्यूमन राइट्स में जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ उनको सिविल मतलब फंडामेंटल राइट्स का कुछ नहीं, अगर वो देखो हमारे यहाँ जब कंप्लेन हम एंटरटेन करते हैं जी, तो अगर वो मैटर सब जुडिस है तो हम उसमें एंटरटेन नहीं करते। अगर केस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो मैटर, तो फिर हम उसमें कोई इंक्वायरी अलग से नहीं करते क्योंकि वो लोग करते हैं। इवन एनएचआरसी कभी कभी कॉग्निजेंस ले लेती है तो भी हम नहीं लेते उसमें। हमारा वहाँ सेटअप जो एक्ट में दिया हुआ है कि जिसने पहले कॉग्निजेंस लिया वो ही उसकी इंक्वायरी करेगा। अगर एनएचआरसी पहले कॉग्निजेंस लेती है तो एनएचआरसी करती है, और अगर एनएचआरसी ने भी ले लिया कॉग्निजेंस और हमने भी ले लिया जी, तो फिर पता लगा कि कॉग्निजेंस पहले हमने लिया तो वो अपना केस खत्म करके वो हमें ट्रांसफर कर देती है और फिर हम ही उसकी हियरिंग। इसमें भी कुछ सर टाइमलाइन कुछ ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर केस अगर इंस्टीट्यूट हुआ है तो विद इन व्हाट टाइम पीरियड ये हमको कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ? ऐसा बोलते हमारे यहाँ तो साल भर में 6 महीने में तो डिस्पोजल हो ही जाता है लगभग। कुछ केसेस में इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा जी, बहुत इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है और उसमें एविडेंस बहुत आती है, उनको बुलाना पड़ता है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाना पड़ता है, एविडेंस होती है, क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ, काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बहुत मुश्किल होती है उसमें,
और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स आते हैं कई बार, खासकर पुलिस एट्रोसिटीज के या जेल में कस्टोडियल डेथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, और उनमें हमने आप विश्वास करेंगे कि हमने करीब 30-30, 40-40 पेजेस के ऑर्डर लिखाने पड़ते हैं हमको, पूरा उसमें रिकमेंडेशंस बड़ी डिटेल में रहनी पड़ती है, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर करना पड़ता है कई बार, और कंपनसेशन तो दिलवाते ही हैं हम विक्टिम्स या विक्टिम्स के एरार्स को। राइट। तो सर ये जो केसेस हैं, किस टाइप के केसेस ज्यादातर देखने में आ रहे हैं? कंप्लेंट्स अगर मैं देखूं तो, कि जैसे आपने बताया भी कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल वायलेंस या कुछ एट्रोसिटीज के केसेस, ऐसे अगर मैं परसेंटेज की टर्म से बात करूं तो मैक्सिमम किस नेचर के केसेस या कंप्लेंट्स आती हैं ह्यूमन राइट कमीशन में? कंप्लेंट्स में जैसे पुलिस की कंप्लेंट्स आती हैं कि एक तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की, मैक्सिमम वही आती है, तो वो एफआईआर में पूछना पड़ता है भाई क्यों नहीं की। कई बार आता है कि साहब सेक्शंस छोटे से सेक्शन लगा दिए, बाकी छोड़ दिया, जबकि हमारे पास इतनी ग्रीवियस इंजरीज थी, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो ये तो बड़े छोटे छोटे केसेस होते हैं, ये तो एक दो बार उनसे टेकअप करते हैं तो अपने आप उनके हायर ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो उनका जो भी सेटलमेंट होता है उसमें हो जाता है, चाहे एफआईआर होनी है तो हो जाती है, कोई हायर सेक्शंस में दर्ज होना होता है तो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती इतनी ज्यादा, क्योंकि ये तो सब करना ही पड़ेगा भले ही कितना डिले करो। बिल्कुल। कुछ केसेस जो होते हैं हमारे सामने सर्विस मैटर्स के बहुत आते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं होता लोगों को, डिलेड पेमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद 1-2 साल तक रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते कई बार लोगों को, कई बार लोगों को कई महीनों से तनख्वाही नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं। तो ये सब केसेस सब गवर्नमेंट से पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, उनका केवल एक ही डिफेंस रहता है, सब बजट नहीं आया, एक आएगा तो दे देंगे, लेकिन बजट आने में ही इतना विलंब होता है तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि व्यक्ति का तो ये राइट है कि उसे 1 तारीख को पेमेंट मिल जाना चाहिए जब उसने काम किया है, तो उसमें डिले करने का क्या, कोई ब्याज तो देते नहीं कोई भी, राइट। तो जब बिना ब्याज के आप 6 महीने बाद पैसा दोगे उसको, तो उसको तो नुकसान है, उसके साथ जो हार्डशिप है वो कौन देखेगा? राइट। सर अभी मैटर हुआ था शायद, मुझे जहां तक याद है, धार डिस्ट्रिक्ट का सरदारपुर तहसील है वहां पर, तो शायद SHRC ने, ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पे कॉग्निजेंस भी लिया था कि 40 गांव के बच्चे हैं वहां पर और उनको स्कूल जाने के लिए पानी का रास्ता पार करना पड़ता है, ब्रिज नहीं है वहां पर कुछ भी, तो पानी में रिवर से होते हुए वो लोग जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्यूमोटो केसेस आप लोग लेते हैं? ऐसे केसेस काफी लिए हमने, कई जगह कोशिश, कुछ तो रिलीफ मिला है कई जगह पे लोगों को, जैसे देवास और शिप्रा के पास में कहीं यहाँ उन्होंने कुछ सेटअप किया, वहां उनको मिल गया रिलीफ, कई जगह रिलीफ मिल रहा, कई जगह बच्चियों को जो हॉस्टल में रहती थी बसेस की व्यवस्था करवाई गई, बसेस दिलवाई हमने। कई जगह हमें याद है कि गांव से उनके ये डेड बॉडीज को लाने के शव वाहन उपलब्ध नहीं होते थे, और वो हमने देखा वो खाट पे या किसी खटिया पे ऐसे उठा के या बांध के उस लाश को पकड़ पकड़ के यूं लेके आ रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता था देखने में। तो हमने 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कहा, तो शायद मेरे ख्याल में सीधी में था या किसी और डिस्ट्रिक्ट पे था, वहां उन्होंने इतनी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर दी हैं कि आप फोन कर दो तो आपके वो एम्बुलेंस मिल जाएगी, अब वो बात की गई। ऐसे ही रतलाम में डेड बॉडी के भी राइट्स होते हैं, देखिए आप, बिल्कुल है ना। रतलाम में एक केस आया हमारे पास कि जो उनका टेंचिंग ग्राउंड रहता जी, तो एक कोई अज्ञात लाश उन्होंने मिली, पीएम करवाया, अज्ञात पे वो आगे बढ़ते गए, जब उन्होंने देखा नहीं तो अज्ञात को उन्होंने कहीं भी गाड़ दो भाई चलो, तो वो गए और वो टेंचिंग ग्राउंड के पास में खड़े, बताइए उसके कपड़े घर वालों ने बाद में कुछ 2 दिन बाद फिर देखा तो वो पहचान के बोले ये तो इसकी लाश। अब वो जब ढूंढने गए तो टेंचिंग ग्राउंड में लाश नहीं मिल रही उनको। ये मैटर हुआ फिर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद जाके वो लाश मिली, जी चलो कुछ तो मिला, और उसके बाद वो ले गए अपने साथ, उन्होंने अपने जो भी उनके हिसाब से होगा अंतिम संस्कार उन्होंने किया होगा जी जो भी, लेकिन इसको हमने टेकअप किया। इसके बाद हमने वहां पे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जो भी हो जी, उन सबको बैठ के एक जगह आइडेंटिफाई करवाई, और उसको फिक्स करके इतने बाई इतने की जगह शमशान के पास में ही जी उसको फिक्स कर दिया कि अब आज के बाद से अगर कोई अज्ञात लाश इस प्रकार से आती है जी, तो उसे केवल इस जमीन के अंदर ही गड़ा जाएगा और कहीं गड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस लाश का भी मरने के बाद पूरा अधिकार है कि उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो। क्या बात है सर, मतलब लिविंग पर्सन की तो हमने बात सुनी थी, पर ये मैंने पहली बार सुना ऐसा है कि आफ्टर डेथ भी उसका ह्यूमन राइट है। बिल्कुल है सर। एक नया इनिशिएटिव आपने लिया था शायद, अभी बुरहानपुर का मैं कुछ स्टोरी पढ़ रहा था,
कि आयोग आपके द्वार। सर ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ सेटअप है, एक तो हमने आयोग मित्र का सेटअप किया हुआ है। ओके, अभी एग्जिस्टेंस में रहता है। अभी कुछ समय के लिए अभी रोक दिया था, फिर से शुरू किया है। जी, जी। हर जिलों में जितने भी जिले हैं, हम आयोग मित्र अपनी ओर से अपॉइंट करते हैं। ओके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ काम करते हैं और लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मैटर्स को हमारे नोटिस में लाने का प्रयास करते हैं। और उसके अलावा हम जो उन्हें काम देते हैं अवेयरनेस के या जो भी प्रोग्राम्स के लिए, तो हमारे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनको बराबर, वो उस तरीके से काम करते हैं जी। तो ये एक हमारा लिंक हो जाता है हर जिले में यहाँ से, क्योंकि भोपाल से बैठ के पूरे 52 जिले देखना और एक हर जिले में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख के उसके जरिए देखना, उन 52 आंखों से, 52 क्यों, 52 में 2-2 आंखें, तो 104 आंखों से हम देखेंगे, तो उससे देखने का मजा कुछ अलग रहता है जी। तो वो सब हम प्रयास करते थे और वो हमने काफी समय से किया। बीच में कुछ शिकायत आने लगी तो हमने वो जो प्रोग्राम था उसे कुछ समय के लिए बंद किया कोविड के बाद, लेकिन उसे फिर से शुरू कर दिया है और बड़ी जल्दी ही हम अब 1-2 महीने में उसे फिर से आगे बढ़ा देंगे। अभी बुरहानपुर में तो हमने अपॉइंट कर दिए हैं, शुरुआत कर दी है हमने। वहां हम गए थे अभी, तो वहाँ इंटरव्यूज वगैरह लिए हमने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर और एसपी दोनों से उनका वेरिफिकेशन करवाया पूरा, जिनको हम चाहते थे वहाँ जो आए थे, और पूरे वेरिफिकेशन के बाद उनका एंटीसीडेंट्स वगैरह जब क्लियर लिखे तब हमने उनको अपॉइंट किया है वहाँ और उनको आयोग मित्र बना के काम शुरू करवाया। आयोग मित्र के जरिए ऐसे लिख रहता है। इसके बाद क्या था कि हम हियरिंग अपने केसेस की भोपाल में ही करते हैं। ओके जी। और वहाँ जितने केसेस आते हैं हमारे पास, जितने भी कॉग्निजेंस से या कंप्लेन से जितने भी होते हैं वो हम टेकअप करते हैं। वही हमारे यहाँ 10,000 करीब साल में आते हैं। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि हर एक व्यक्ति हमारे तक नहीं पहुंच पाता। हर एक व्यक्ति वहां से लिखित में या लिखवा कर हमारे यहाँ भेजने में सक्षम नहीं होता जी। अपनी आवाज वो हम तक पहुंचा नहीं पाता। तो हमने, ये जुडिशरी का एक्सपीरियंस था, न्याय आपके द्वार, एक्सेस टू जस्टिस। तो जब एक्सेस टू जस्टिस की बात आई तो हमने कहा कि क्यों नहीं इधर आयोग आपके द्वार शुरू किया जाए। तो आयोग आपके द्वार हमने एक प्रोग्राम शुरू किया 18 में, और उसका पर्पज ये था कि हम एक जिले में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वहां के जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, एसपी या दूसरे डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड है वहां पे, उन सबको एक जगह साथ में लेते हैं और हमारे भोपाल में जो केसेस उस पर्टिकुलर जिले के पेंडिंग रहते हैं जी, वो अपने साथ हियरिंग के लिए वहां ले जाते हैं। उनको पहले से ही प्री इंटीमेशन होती है कि आप इन सब केसेस को हम टेकअप करेंगे, इनमें जो जो पेंडिंग है आपके यहाँ रिपोर्ट्स या जो भी इनका निराकरण होना है, जिसको तैयारी के साथ वो हमारे सामने आइए, वहीं सुनवाई करेंगे और वहीं इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ये रहते हैं। इसके साथ साथ हम एक पब्लिक नोटिस और पब्लिश कराते हैं वहां पे पेपर्स पे कि भाई ये तो ठीक है हमारे आगे पेंडिंग है, लेकिन चूंकि हम वहां आज पहुंच रहे हैं आपके पास जी, तो आप उस जिले में जितने भी और एप्लीकेंट्स हो, जो भी विक्टिम अगर अपने आप को समझते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का किसी भी कारण से और हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच सके हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपके केसेस को वहीं सुनेंगे। अच्छा, ऑन स्पॉट भी? ऑन स्पॉट। और इसका फायदा ये होता है कि कई जगह तो बड़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिलती है। कई जिलों में तो मतलब अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स मिली, इतने अधिक लोग आए जी। और फिर बड़ी बात क्या है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहां और उनको वहीं सुनते हैं सामने ऑफिसर्स के, तो उनका निराकरण भी 70 to 80% तो वहीं हो जाता है। तो ये एडिशनल एडवांटेज हो गया और ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारा, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा जी। और ये हमने लगातार आज तक हमने करीब 38 जिलों में ये काम कर दिया है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जा चुके हैं बराबर, और खूब डिस्पोजल हुआ अच्छा, लोगों को रिलीफ मिलता, पब्लिसिटी ज्यादा होती है, अवेयरनेस ज्यादा होती है, लोगों का श्रम बचता है हमारे यहाँ आने तक का, उनका खर्चा बचता है। और हमारा क्या है, हमें तो हमारी तो ड्यूटी यही है। जब हम इसी ड्यूटी को अगर वहां जाके करते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, क्योंकि सर ये बहुत डिफरेंट मॉडल था, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट्स में नहीं देखी थी। ये भी हम गए थे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे अभी हम दिल्ली जी, तो वहां दूसरी स्टेट्स ने इसको अप्रिशिएट किया, आयोग मित्र और आयोग आपके द्वारा। और ये हमें कहा गया कि इनकी सारी स्कीम जो भी आप है सेटअप बना के पूरी स्टेट्स में हमारे पास भेजिए NHRC के साथ साथ जी, ताकि हम अपने आप ही इसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो शेयर करने की बात होती है जी, वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी ये है जो हम समझते हैं कि अगले कुछ महीनों में दूसरे स्टेट्स में भी शेयर होगी। मतलब सर देखिए, लीडरशिप क्वालिटी आपकी एज अ RGB आप जब थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो उस टाइम पे भी दूसरे स्टेट्स आपके कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को उन्होंने उस टाइम पे भी लिया था।
और आज भी अगर हम देखें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो आयोग आपके द्वारा जैसी चीजें, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मतलब मेरा तो कंसर्न यही था कि कैसे कोई कंप्लेंट फाइल करेगा, या किसी को अगर इतना लिटरेट नहीं है तो कैसे पता चलेगा। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, बहुत बड़ा अच्छा रिसेंट उदाहरण जी, कि पिछले संडे की बात है जी। बैतूल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, सॉरी अपना सेक्रेटरी जो रहते हैं जी, डालसा के जी, जज होते हैं जो, बिल्कुल, उन्होंने मुझे फोन किया कि बैतूल जिला जेल में एक कैदी था भर्ती जी, वो बीमार हो गया, उसे वहां से हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। उसे हमीदिया अस्पताल लाया गया और हमीदिया अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम होना है उसका, और पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी गांव में अंतिम संस्कार के लिए कैसे आए ये हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके घर वाले बहुत गरीब थे, उसकी माँ भी जेल में थी, अच्छा, तो घर में उसकी वाइफ थी और बच्चे थे छोटे, वो परेशान कि भाई इसका अंतिम संस्कार हम कैसे करेंगे जी जी। और कोई यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से ये जवाब दिया गया उस समय कि आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। तो फिर हमने, उस दिन छुट्टी थी, हमने घर से ही डायरेक्ट हमने डीजी जेल के ऑफिस में उनके डीआईजी से बात की और उनसे बताया कि भाई जब आप जेल का एक कैदी बैतूल से यहाँ लाया गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी वापस कौन पहुंचाएगा? शासन ही पहुंचाएगा और कौन पहुंचाएगा? उन्होंने एक्सेप्ट किया तुरंत जी, बोले हाँ ये हमारा ही काम है, हम ही पहुंचाएंगे, आप हमें 10 मिनट का समय दीजिए, हम व्यवस्था करके आपको अभी बताते हैं, वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव तक भेजने की व्यवस्था हम करेंगे। हमने उसके बाद भी यहाँ तक रुके नहीं, हमने मेडिकल कॉलेज के डीन को फोन लगाया, डॉक्टर सलील भार्गव जी, उनको भी फोन लगाया कि भाई ये पोजीशन है, आप बताइए क्या करेंगे। तो उन्होंने भी ये कहा कि साहब चूंकि वो जेल का कैदी है और जेल वाले इसमें व्यवस्था कर सकते हैं, तो जेल को ही करनी चाहिए, जेल वाले कर देंगे इसमें। तो बात पूरी हो गई, और चूंकि हमने बात बोल दी थी और टेलीफोनिकली बिल्कुल कंफर्म कर दिया था, राइट, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर बाद, करीब आधा घंटा भी नहीं हुआ, मेरे पास ये वापस मैसेज आया कि सर वो व्यवस्था हो गई है, डेड बॉडी सरकारी खर्चे पर एम्बुलेंस से वहां उसके घर पर जाएगी गांव में बैतूल में, और उसका अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। हमने तुरंत इसको इन्फॉर्म किया वहां बैतूल में जी, अपने सेक्रेटरी डालसा को जी, और उन्हें बताया कि उनको इन्फॉर्म कर दो उनके परिवार वालों को जी कि डेड बॉडी पहुंच जाएगी, अंतिम संस्कार वहीं पे होगा। तो ये एक रिलीफ बिना किसी लिखित आवेदन के, केवल टेलीफोनिकली अर्जेंसी को देखते हुए ये करने का अवसर मुझे ह्यूमन राइट्स कमीशन में मिला ना, मैं जुडिशरी में तो नहीं कर सकता। राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे अलग है, जुडिशरी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह अलग है। राइट, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग थी, पर्पस यही था दोनों का कि उस व्यक्ति को न्याय मिले जो हमारी तरफ देख रहा है लेकिन कुछ बोल या कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही सर। इसमें जैसे मुआवजे की कुछ राशि होती है, कुछ फिक्स होती है, या हम एसेस कैसे कर पाते हैं कि इसकी मुआवजा कितना फिक्स होना चाहिए? और मुझे जहां तक पता है कि आपने बहुत सबसे ज्यादा मुआवजे जो हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में एज ए चेयरपर्सन आपने सबसे ज्यादा दिलवाए हैं। पिछले 6 साल से मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में हूँ जी, और मुझे कहने में कोई क्या कहूँ, मुझे गर्व होना चाहिए कि बोलूं, मैं क्या बोल सकता हूँ जी, कि कंपोजिशन के जितने ऑर्डर्स किए हैं करीब करीब 80% मैंने किए। ओके, डीवी में होते हैं जनरली, मैं लिखाता हूँ उसमें, और काफी अच्छे तरीके से लिखाए जाते हैं, और उसमें कंपोजिशन गवर्नमेंट दे भी चुकी है लगभग जी, लगभग हर साल में देखो तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं। 5 लाख एक डेथ पे देते हैं हम। अच्छा, एक फिक्स कर रखा हमने, 5 लाख रुपए दिलवाते हैं जी, इससे ज्यादा नहीं, कसूरी डेथ पे। ओके, पुलिस की कसूरी डेथ अभी जो रिसेंट हुई थी उसमें हमने जरूर 10 लाख रुपए दिलवाए, और इसी प्रकार एक हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट भी हमारे पास मैटर भेजती है। देखें, अच्छा, हाईकोर्ट में अपील हियरिंग में थी, क्रिमिनल अपील। अब क्रिमिनल अपील में उनको लगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला दिख रहा है, लेकिन चूंकि अपील क्रिमिनल अपील थी, क्रिमिनल अपील में वो 226 तो लागू नहीं हो सकता, तो वो क्या करे, तो वहां से ऑर्डर हुए कि ये मैटर ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजा जाता है, और ये वायलेशन अगर पाया जाता है, ये इसमें पाया, उसमें तो पाया गया था उन्होंने, कि इसको केवल असेसमेंट करना है कंपोजिशन का कि इतने दिन ये 192 डेज वो जेल में रहा, और शुरू से ये पाया गया, ये प्रूव माना गया कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया, और 192 डेज तक जेल में रहा, 192 तक जेल में रहा वो व्यक्ति, और ये प्रूव माना गया, उसको कोई चैलेंज नहीं किया किसी ने, हाईकोर्ट ने भी माना कि इसके खिलाफ शुरू से ही झूठा केस था। एक तो संदेह का लाभ दे दो, उसमें कंपनसेशन नहीं दिलवा सकते, राइट, उसमें दिक्कत होती है ना, ये तो कई एक्ट रोल होते हैं रोज, उनमें कंपनसेशन नहीं दिलवा सकते,
सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुकी है जी कि इस प्रकार से कंपनसेशन नहीं दिलवाएंगे हम ये एक्विटल पे। ओके लेकिन इस केस में चूंकि उन्होंने शुरू से ही उसको माना था कि ये झूठा केस था और इसे गलत रूप से पकड़ा गया, गलत रूप से केस बनाया गया, गलत रूप से जेल में रहा, इस कारण 192 डेज में जब वो छूटा, तो इस 192 डेज के लिए उसे कंपनसेशन दिलवाना। मतलब बहुत डिफरेंट मैटर है सर। मतलब कस्टोडियल डेथ पे तो ठीक है कंपनसेशन मिला है, पर अगर आप झूठा आरोप लगा के आप जेल में हैं उसका भी कंपनसेशन एक नया। तो फिर उसके बाद हमने इसको असेस किया। इसके असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया था? अब असेसमेंट तो वही होता है जिस प्रकार से हम MSCT केसेस में असेस करते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ भोपाल विक्टिम में जब ट्रिब्यूनल्स में थे वहां असेस करते थे। असेसमेंट तो वही था कि किस प्रकार से उसकी इनकम क्या थी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या थी, या कितना नुकसान हुआ उसे। पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी दो ही लॉस होते हैं हमारे यहाँ, जो प्रिंसिपली हम लीगल साइड में देखते हैं। तो इसमें भी हमने वही क्राइटेरिया अपनाया, पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी। नॉन पिक्यूनरी में हमने उसको सर्टेन अमाउंट जो भी ठीक लगा वो दिलवाया, और पिक्यूनरी लॉस असेस करते समय उसे डेली वेजेस जो एक श्रमिक का हो सकता है दूसरा असेस करते हुए उतने दिन का वो असेस किया, प्लस उसका नॉन पिक्यूनरी लॉस दोनों जोड़ते हुए मुझे याद है करीब 6 लाख रुपए दिलवाया था। 6 लाख रुपीज, मतलब उसका पैकेज ही 12 लाख के ऊपर हो गया सर। 92 डेज के हिसाब से देखा जाए। अरे बिल्कुल, मैं आपको 12 लाख दूंगा, 6 महीने देख लोगे? कोई नहीं, पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं। लेकिन ये तो केवल टोकन है जी, क्योंकि जेल में तो एक दिन भी अगर आदमी गलत रहता है तो उसे तो जो रिपेयरेबल लॉस है उसका असेसमेंट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तो भी हमें देना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं तो हमें अपने असेसमेंट को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, वो मेंटल हरासमेंट से जो निकले होंगे वो दैट इज नॉन पिक्यूनरी लॉस। नॉन पिक्यूनरी लॉस है जो वो कैसे असेस करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये सब बातें यहाँ देखने को मिलती है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो बहुत मजा आता है इसमें काम करने का। रिलीफ जो देते हैं तो इसका मजा कुछ अलग रहता है जी। इसमें जो संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि के आत्मसंतुष्टि मिलती है, बार बार कहता हूँ कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है कि आप कैसे लोगों को रिलीफ दे रहे हो। पर सर जो आपका एक्सपीरियंस रहा ना सर, 32 इयर्स का जो जुडिशरी एक्सपीरियंस प्लस आपका स्टेट जुडिशियल एकेडमी के आप डायरेक्टर प्लस रजिस्ट्रार जनरल, ये जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा उसका फायदा आज मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिल रहा है और सिटीजन को मिल रहा है कि आपका जो फोरसाइटेडनेस में जिसकी बात करूं उस चीज का फायदा एक्चुअल में मिल रहा है। सर हैविंग सेड दैट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 बोलता है, पर सर इंडाइसिस की अगर मैं बात करूं इंडिया लेवल पे, स्टेट में तो बहुत अच्छा काम किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा डिजाइन है, हर चीज उसके अंदर है, इक्वलिटी की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, डिग्निटी की बात है, पर अगर हम इंडाइसिस पे जाते हैं तो इंडिया की रैंकिंग इज 150 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो मीडिया का रोल आज की तारीख में क्या उस लेवल पे नहीं है या क्या होना चाहिए? राइट टू फ्रीडम की बात जब हम करते हैं तो राइट टू फ्रीडम की जब बात करते हैं तो परसेप्शन जो होते हैं हम अपने अपने हिसाब से देखते हैं उसको। ओके। और परसेप्शन हमारे यहाँ जब इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में जी जी, हर जगह पे, हर स्टेट में, हर देश शहर में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में जी इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हमने ये डेयरिंग की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिबर्टी और राइट टू स्पीच दे रखी है उनको। राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्वाभाविक है। ओके। क्योंकि जब हम उस पर्टिकुलर राइट टू फ्रीडम दे रहे थे, इसको फ्रीडम जो इसकी स्पीच की, तो उसमें इन सब 5,000 10,000 भाषाओं को, 5,000 10,000 प्रकार के लोगों को, इनको सबको तो मिलके एक साथ नहीं देखा था जी। एक कॉमन मैन जो कहें उसके हिसाब से सोच के इसको देखा था। राइट। बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, शुरू में हमने कुछ समय तक तो नहीं देखा ये सब जी, लेकिन ये बातें आगे बढ़ती बढ़ते कुछ सालों के बाद जब कई फैक्टर्स इसके साथ जुड़ते गए। राइट। क्योंकि सोशल जब बात होती है तो उसमें ऐसी कई बातें आती हैं जो हम न चाहते हुए भी करते हैं जी जी जी, बिल्कुल। न जाने क्या सोच के करते हैं। राइट। न जाने क्यों हम उस चीज को भूल जाते हैं कि ये संविधान हमने सबने मिलकर बनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के उस कॉन्सेप्ट को हम न जाने क्यों छोड़ देते हैं, और फिर वहां ये आ जाता है कि मैं और मैं, और जब मैं की बात होती है तो जब वी खत्म हो जाता है तो मैं तो अपना अलग अलग बोलेगा ही बोलेगा, और जब मैं अगर 3 या 4 लोग अलग अलग तरीके से बोलने लगेंगे तो भले ही वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो,
लेकिन उसकी बातें, उसका कॉन्सेप्ट कन्फ्लिक्टिंग तो हो ही जाता है। राइट। और चूंकि उसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं कर रखे हमने अपने यहाँ पे, एक जनरल फ्रीडम दे रखी है हमने, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब मान्यता देनी पड़ती है हमें कि हर एक को अपना अपना कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने है और उसका ही मिसयूज कई बार होता है। ओके। और उसके कारण लगता है कि राइट टू फ्रीडम तो कहाँ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ये बोलता है तो ये पकड़ लेता, ये बोलता है तो ये पकड़ लेता, तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हुई का। जी। लेकिन उसको एक लेवल तक तो लाना पड़ेगा। और फिर यहाँ जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं होनी चाहिए कि कंट्री में डिस्टरबेंस होने लगे। राइट। क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, देश मेरा मेरे साथ पहले है, मैं उसके बाद हूँ। अगर मैं देश को छोड़ के अपने लिए बात करने लगूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात करते करते किसी और के साथ कंफ्लिक्ट में आ सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी रहती है। वेरी ट्रू। तो इसलिए जब ये बात होती है तो फिर वो राइट टू फ्रीडम भी उसी तरीके से हर एक अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगता कि साहब मेरे को तो था, मैं कैसे। तो ये जो बातें हैं और फिर प्रोनाउंसमेंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं, तो उसमें भी लगता है कि इसको बहुत ही बड़ा रूप दे रखा गया है कि इतना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कभी कभी अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर देती है। राइट। बिल्कुल सर, तो इम्पोर्टेंट यही है, नजरिया अलग अलग है इंडाइसेस का, दूसरी कंट्रीज किस पैरामीटर्स पे निकाल रही है उनका अलग मैटर है। बिल्कुल। और अगर हम आज की तारीख में देखें, जितनी डाइवर्सिफाइड हमारी कंट्री है, जितना डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, उस हिसाब से तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है ना, वही तो कहते हैं अनेकता में एकता की, हिंद की भी विशेषता। जी। जब अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है तो उस हिंद की विशेषता को मानो आप, और उसमें उसके अंदर ये जो अनेकताओं में जो थोड़ा बहुत कंफ्लिक्शन कभी कभी आने लगता है तो वो स्वाभाविक, बिल्कुल उसको उस तरीके से लो। दूसरी कंट्री में इस तरीके की सेटअप नहीं है जी। दूसरी कंट्री में इस तरीके के 29 स्टेट्स और इतनी यूनियन टेरिटरी और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके की जातियां, उनमें आपस में कंफ्लिक्ट, अलग अलग धर्म, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता। ये सब भारत में देखने को मिलता जी। तो भारत की जो परिस्थितियां हैं उनमें उसको उस लेवल तक के फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेवल के साथ कंपेयर करोगे तो गलती करोगे, और यही गलतियां जब आती हैं तो वो उस इंडाइसिस में हमें 152 पे या 150 पे जहां बोला ले जाता है। अदरवाइज हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत ऊंचे स्थान पर रहते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। इम्पोर्टेंट सर, अब इसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स या मीडिया का क्या रोल है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए? क्योंकि जहां तक जैसे आपने बताया कि आप सुओ मोटो कंप्लेंट्स को भी देखते हैं, या मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन न्यूज चैनल्स में आप देखते हैं कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है, तो उस बेसिस पे भी आप कॉग्निजेंस लेते हैं। तो मीडिया का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नहीं, मीडिया का रोल तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, मानते हैं, क्योंकि मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्हीं पे कई बार कॉग्निजेंस लेते हैं हम लोग जी। और कोई जरिया भी नहीं है हमारे पास जी, क्योंकि और कोई जरिया होता नहीं है। यहाँ तो वो विक्टिम जो है वो हमारे पास आए, कंप्लेन करे जी, या फिर हम, यही तरीके हैं हमारे पास जो हमें दिखते हैं जी। तो मीडिया का रोल तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो मीडिया को और ज्यादा अवेयरनेस लानी चाहिए इसमें और आगे बढ़ना चाहिए। तो रोल तो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे हम एजुकेशन में, जैसे अगर आप स्कूल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्या हम कुछ ऐसे सेमिनार्स करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट? हम स्कूल्स में जाते हैं, कई जगह स्कूल्स में जाते हैं जी। राइट टू एजुकेशन पे तो हमने अभी पिछला अपना 13 सितंबर का राइट टू एजुकेशन पे ही अपना सेमिनार था हमारा। अच्छा, ओके। और स्कूल्स को हम साथ में इन्वॉल्व करते ही हैं, और कई जगह हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते भी हैं, और वहाँ उनसे ओपन इंटरेक्टिव डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। और खासकर लड़कियों के इनमें स्कूल्स और कॉलेजेस में हम बहुत जाते हैं ताकि उन्हें अवेयरनेस की ज्यादा आवश्यकता है और उन्हें थोड़ी एम्पावरमेंट चाहिए। और इसके लिए हम वहाँ काफी जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है जी। और उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हम कोशिश करते हैं गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दें, इसमें भी बहुत प्रयास करते हैं हम जी। तो ये सब बातें होती है कई जगह, कई प्रोग्राम्स में हम लोग इनको आगे बढ़ाते हैं जी। हम वन ऑफ द मेन फंक्शन जो अगर मैं बोलूं कमीशन का, वो ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने थ्रू मीडिया या थ्रू सोशल चैनल्स। कैसे हम इस अवेयरनेस को ला पाए कि ह्यूमन के राइट्स क्या हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते।
मेरे हिसाब से तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी 51 ए कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं यही 51 ए अगर अभी आप पढ़ो जी तो अगर वो चीज अगर होने लगे जी जी तो फिर बाकी बचा ही क्या, फिर जी। तो अपने राइट्स तो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही वो राइट्स पढ़ता ही नहीं है राइट उसमें। ड्यूटीज में अपने देश और उसके राष्ट्रगान, राष्ट्र के सम्मान जी इनको भी ध्यान में रखना है। ये हमारी ड्यूटी है, जी ये आप देख के काम करो तो ये जो आधे जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये वैसे कम हो जाएगा। कम हो जाएंगे। तो राइट्स से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर ड्यूटीज पे थोड़ा सा विजन चला जाएगा तो राइट्स अपना पता चलते जाएंगे कि क्या मेरे राइट्स हैं अगर मैं ड्यूटी फॉलो करता हूँ तो। सही है। ये जो बातें होती है, चाहे राइट्स, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, जो भी चीजें हैं, मैंने कहा ये सब एक आम आदमी के साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने लिए जो चाहता हूँ कि मुझे ये सब चीजें चाहिए मेरे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए या सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जी, वो सब चीजें मुझे चाहिए तो सामने वाले को भी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर सामने वालों को देना है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करूं, मैं कभी बीच में बाधा नहीं कोई उत्पन्न करूं, मैं अपने तरीके से सही तरीके से काम करूंगा तो उसके राइट्स अपने आप प्रोटेक्ट होंगे। और अगर सब धीरे धीरे ये सीखने लगेंगे तो आपके आसपास अगर ठीक माहौल बन रहा तो वो माहौल और आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से अवेयरनेस आएगी। केवल सरकार के भरोसे बैठे रहे पॉसिबल ही नहीं है कि सुधार हो जाएगा। केवल सरकार से या कुछ संस्थाओं से या न्यायपालिका से इन सबसे उम्मीद कर लेना कि ये सब ठीक कर देंगे जी, ये संभव नहीं है। ये एक जरिया है, ये जरिया एक आपको दिशा बताता है, दशा आपको स्वयं सुधारनी है अपनी, और ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। मतलब जितना प्रोएक्टिवली आपने इस चीज को, मैटर को समझाया है, मतलब मुझे लगता है कि अगर जो भी ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, वो सुन रहे होंगे तो वो तो आज से सोचेंगे कि हमें कुछ करना है। मतलब वो करने वाली भावना आनी चाहिए। सब कुछ क्वेश्चंस है, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा जो कि व्यूअर्स की तरफ से भी थे कि अगर कमीशन की तरफ से कोई चेयरपर्सन आते हैं तो उनसे क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर एज अ जुडिशरी में भी आप अच्छी पोस्ट पे रहे तो उस बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। Sir, could you share your insights on significance of promoting human rights education among students and youth? How can educational institutions contribute to these goals? Mainly students और youth पे अगर मैं फोकस करूं कि ह्यूमन राइट्स कैसे हम उनको बढ़ावा दे पाए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही है, बराबर उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा जी, उनके करिकुलम में डालना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स। मैं यही मतलब पॉइंट, ह्यूमन राइट्स जो बात है ये डिग्निटी के साथ जुड़ी हुई है जी। तो जब डिग्निटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिलिमिनर में भी वो डिग्निटी की बात आ रही है जी। तो इन चीजों को एजुकेशन के उस सेटअप पे नहीं जोड़ेंगे हम तो लोगों को पता कैसे चलेगा बचपन से? एटलीस्ट 8th के बाद 9th 10th 11th में कहीं ना कहीं तो हमें जोड़ना पड़ेगा उनको कि ये सब चीजें, ये कर्तव्य भी है आपके, वो भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, तभी समझेंगे उसको जी। और ये तो मोटिवेट करना पड़ेगा बहुत जल्दी से स्कूल लेवल। Sir, your action plan for improving human rights awareness and protection in Madhya Pradesh, how can individual and organization collaborate with the commission to achieve the goals? हमारे सेक्शन 12 में ही जो हमारे फंक्शंस हैं उसमें ये भी एक प्रोविजन है कि जो एनजीओज एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको हम अपने साथ ले सकते हैं। तो कोई भी एनजीओज हो, कोई भी व्यक्ति हो जो वाकई सीरियसली इनमें साथ में जुड़ते हुए काम करना चाहता है जी, उसका स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स केवल एक, मैंने फिर कहा जी कि केवल एक संस्था या एक सरकार का काम नहीं है कि वो सब कर ले, सबका काम है जी। तो जब सबका काम है तो जो ऐसी संस्थाएं या इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसे ही काम के लिए खुद आगे बढ़ के आना चाहता है जी, तो उसका तो स्वागत है, जरूर आए वो हमारे। सर सबसे पहले पॉडकास्ट आया सर ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, और सेक्शन 12 में तो हम तो सर आपके साथ में हमेशा रहेंगे। योर इनसाइट ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम नेशनल पार्क्स एंड जस्टिस टू देम, क्योंकि मैंने सर देखा है जैसे पन्ना नेशनल पार्क का इंसिडेंस अगर मैं देखूं तो ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से भी मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी आई थी, तो उस हिसाब से कैसे हम कुछ ऐसे कैसे केसेस आए हैं सर कि ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नेशनल पार्क्स अथॉरिटी अगर देखा जाए इस टाइप के कुछ ऐसे केसेस जनरली हमारे पास आते नहीं है। ओके क्योंकि पॉलिसी मैटर्स हैं और पॉलिसी में गवर्नमेंट लेवल पे ही ज्यादा काम होता है जी। कभी कोई ऐसी कोई बात आती है कभी किसी कारण से तो उसको हम टेकअप करते हैं जरूर उनकी अथॉरिटीज से, फॉरेस्ट वालों से, और पूछते हैं। लेकिन अगर लीगल वे में उनका सारा काम है और डिस्प्लेसमेंट के बाद एक अच्छी जगह पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई है जी, ये मान सकते हैं कि जहाँ पहले वो बैठे थे
काम कर रहे थे, अपना जो भी रह रहे थे जी एकदम से वैसी चीज नई जगह पे जाने पे नहीं मिलती है जी लेकिन अगर किसी कारण से किसी पॉलिसी मैटर में हम्म, लीगली ये सब किया गया है तो नई जगह पे जाना पड़ता है, राइट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ वो बेसिक फैसिलिटीज सारी उनको मिले, जी उनको जो रिहेबिलिटेशन की बात आ रही है जी उसमें जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सारी गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड की जाए, ये बहुत जरूरी है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो इतनी स्कीम्स है, अगर ये उस लेवल के लोग हैं तो इनके लिए तो सारी योजनाएं बनी हुई हैं, बिल्कुल कई योजनाएं हैं जो इन्हीं के लिए बनी है, राइट उन योजनाओं के साथ लिंक करें इसे। अब यहाँ भी अवेयरनेस की बात आ गई जी कि अगर अवेयरनेस के साथ उन योजनाओं के साथ लिंक कर देंगे इनको तो इनका पुनर्वास भी हो जाएगा और इनका रोजगार भी या और जो भी सहायता है इनकी वो भी इनको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल अवेयरनेस और उनको उससे साथ जुड़ने का। फिर वही एक्सिस की बात आ रही है, एक्सेस एक्सिस प्रॉपर हो जाए तो समस्या खत्म है, और एक्सिस के लिए जागरूकता और जागरूकता के साथ वहां तक पहुंचना, जी ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो इनमें आप और हम जैसे लोगों को साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि केवल मैं दूर से बैठ के उसको विस्थापित होकर परेशान होता हुआ देखूंगा तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल अगर देख रहा हूँ तो मेरे मन में अगर ये बात आई है कि नहीं यार ये रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन दिक्कत हो रही है इसमें, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि वो दिक्कत क्या है और वो कैसे दूर हो सकती है, और लीगली इसमें जो भी अवेलेबल है मेरे पास सॉल्यूशन वो अगर मैं पूरे दिलवा सकता हूँ तो मेरा काम पर्याप्त है। पर इसके अंदर सर शायद 1 ईयर के अंदर ऐसा रहता है कंप्लेन करना, टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होती है। ओके ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तारीख को हुआ उसके 1 साल में कंप्लेन आ जानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये तो जैसे हमने ऑफेंसेस में देखा आपने जुडिशरी में जी कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं कंटिन्यूएशन में होते हैं ऑफेंस। जी तो ये भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कंटिन्यूटी में है तो इसके लिए तो लिमिटेशन कोई है ही। ओके ओके सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हाउ कैन इंडिविजुअल एंड ग्रुप कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर कम्युनिटीज एंड योर एडवाइस एंड सजेशंस? आम इंसान कोई भी कैसे जुड़ पाएगा? सेक्शन 12 में तो जुड़ सकता है, पर कैसे वो कम्युनिटी में चेंज ला सकता है खुद से? मैं अपने जितने भी प्रोग्राम्स में गया हूँ, मैं आज तक सैकड़ों प्रोग्राम्स में गया हूँ, मैं अभी जब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ पिछले 6 सालों में सैकड़ों प्रोग्राम, कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हो चाहे दूसरे सोशल प्रोग्राम्स हो, सब जगह जाता हूँ मैं, मुझे कई अवसर मिलता है। मैं हमेशा वहाँ बिल्कुल खुल के सब चीजें जो बताई है मैंने बताता हूँ, राइट उनको आगे प्रोवोक करता हूँ कि आप आगे आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ 24 आवर्स एक्सेप्ट रात 11 बजे से सुबह 7 बजे को छोड़कर, कम से कम उतना मुझे रेस्ट चाहिए, बाकी पूरे घंटे चाहे जितने भी हो 16 घंटे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे लिंक करिए, आपकी प्रॉब्लम अगर सुनने लायक है, काम करने लायक है तो उसमें मैं अपनी तरफ से काम जरूर करूंगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, कभी नहीं हटा मैं पीछे। जी जी मैं करता हूँ। राइट सर, तो मेरे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल, मतलब सभी लोग जुड़ना चाहेंगे, जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होता, बातें तो हम 75 साल से सोच रहे हैं जी, तो भी अभी आगे 25 साल अभी और चाहिए हमें, अभी अमृत काल है कहा जा रहा है, तो अमृत काल है अभी, तो इस अमृत काल में जितना अपन कर सकते हैं अच्छा, तभी तो 47 पे हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा जी, सबको साथ लेके काम करना पड़ेगा, तो ही ये बातें आगे बढ़ेगी। जी जी, ठीक है ना, तो ये सब जरूरी है। सर एक छोटी सी भेंट मैं देना चाहता हूँ पॉडकास्ट की तरफ से, ये सर नेम प्लेट के साथ साथ सर इसके अंदर एक कलम है सर, एक पेन है तो इतना अच्छा सर जो आपने मार्गदर्शन दिया है और पॉडकास्ट में जो भी चीजें आपने बताई सर, मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द इस पे अगर आप लिख पाए तो सर फॉर पॉडकास्ट, और कैसा सर आपका एक्सपीरियंस रहा अगर आप लिख पाए सर प्लीज, इसी पे लिख सकते। इसलिए वो प्रॉपर बोल नया है इसलिए
memorable experience, राइट सर best wishes. जी Try to become torch bearer for protection of rights of common. थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके चर्चा करके मतलब एक तो जर्नी सर जो जुडिशरी की थी वो याद ताजा हो गई, साथ में सर जो आप पोस्ट बियर करते हैं उसमें आपने जो जो काम किया है, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल एंड थैंक यू सो मच।